लेक्चर 31, ये घर है या अलादीन का चिराग। आशा और अल्फेज ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। इस वक्त वो दोनों आशा की गाड़ी में थे और दादा जान के घर जा रहे थे। आशा गाड़ी चला रहा था, वही अल्फेज उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठा अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। आशा ने एक नज़र अल्फेज को देख उससे पूछा, क्या बात है? किसको मैसेज कर रहा है? मैसेज नहीं, स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ। माई सेल्फ अल्फेज, I'm legend if you don't believe I don't care। ये सुन आशा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, अगर अभी यह ज़रूरी काम नहीं होता ना तो मैं तेरी सारी लेजेंडरी निकाल देता। आशा की बात सुनकर अल्फेज का मुंह बन गया और उसने कहा, पता नहीं रो रोकर इनायत कितनी बाल्टियां बहा रही होगी। आशा ने अपना फ़ोन निकाल अल्फेज को दिया ताकि वो लाइव फुटेज में देख सके कि इनायत और दिलकश ठीक है या नहीं। अल्फेज ने आशा से फ़ोन लिया और लाइव फुटेज देखने लगा। लाइव फुटेज में इनायत एक कोने में दरी सिमटी सी बैठी हुई थी। उसे देखकर अल्फेज को हल्की सी हंसी आ गई थी और दिलकश उस पूरे कमरे को जांच रही थी। इनायत को देखते हुए अल्फेज ने खुद से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह डरपोक है। कुछ समय बाद आशा ने अहमद मेंशन के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और वो अंदर जाने लगा। उसी के पीछे अल्फेज अपने गॉगल्स लगाकर पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर जा रहा था। आशा हॉल में आया जहां पर दादा जान सोफे पर आराम से बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आशा को देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई थी। उनके हिसाब से आशा एक ना एक दिन उनके पास जरूर लौट कर आएगा, क्योंकि एक बच्ची को संभालना आशा के लिए आसान नहीं होगा, और वो भी जब आशा ने उससे निकाह किया था। दादा जान ने चाय का कप टेबल पर रख आशा पर तंज कसते हुए कहा, आ गए वापस हूँ। आशा जाकर दादा जान के सामने सोफे पर बैठ गया और उसने कहा, क्यों? आपकी नज़र खराब है। वापस नहीं आया हूँ, बस अपनी प्रॉपर्टी लेने आया हूँ। अल्फेज भी आशा की नकल करते हुए पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठ गया और उसने बस हम कर दिया था। आशा की बात सुन दादा जान ने गुस्से में कहा, तुम्हें मैंने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, दफा हो जाओ यहाँ से। आशा ने दादा जान को बोरियत भरे लहजे में देखते हुए कहा, चिल्लाए मत। खामखा हार्ट अटैक आ गया तो मेरा नाम आ जाएगा। खैर मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दे और जाने दो। क्यों अपने सिर एक मुसीबत ले रहे हैं? दादा जान ने कुछ पल रुककर कहा, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा आशा, और वैसे भी तुम हमारे पोते नहीं हो। हमारी बेगम तुम्हें इस घर में लाई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुमने उसका कत्ल कर दिया, मार डाला उसे। दादा जान की बात सुनकर आशा ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी और उसने गुस्से में कहा, तो क्या इतना पैसा लेकर कब्र में जाएंगे? वहाँ कोई वकील आपका नहीं होगा, पता है ना? दादा जान ने सोफे से उठते हुए बेहद गुस्से में कहा, बरखुदार, होश में आकर तमीज से बात करो, और आप ज्यादा जोश में ना बोले। ये हड्डियां गल चुकी हैं, अब वो ताकत नहीं है इनमें। बोलते हुए वो अपनी गाड़ी की चाबियों से खेल रहा था। आशा और दादा जान को देखते हुए अल्फेज ने धीरे से कहा, यार ये लोग कितने डायलॉग्स मारते हैं। अब तक गुस्से में दादा जान की आंखें लाल हो गई थी और उन्हें चीखते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से नालायक, जरा भी शर्म और हया नहीं है तुम्हारे अंदर। अब अल्फेज अपनी जगह से उठा और उसने अपने गॉगल्स उतारे। अल्फेज ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला जिस पर पहले से ही बेहोश करने वाली स्प्रे था। अल्फेज घर देखते हुए दादा जान के पीछे आया और उसने पीछे से ही दादा जान के मुंह पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया। अल्फेज ने दादा जान को वही सोफे पर लिटाया और अचानक ही उनकी नज़र एक नौकर पर पड़ी जो कि वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। अल्फेज ने आशा से पूछा, इसको मार दे। आशा बिना कुछ कहे उस नौकर के पास आने लगा। तभी उस नौकर ने डरते हुए झट से कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। गुड कहकर आशा ने नौकर के कंधे पर हल्का सा थपथपाया और वो सीढ़ियों से ऊपर दादा जान के कमरे में चला गया था। दादा जान के कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र दीवार पर लगी दादी जान की तस्वीरों पर पड़ी और उसके दिमाग में अपने बचपन की यादें ताज़ा होने लगी थी। अपनी दीदा की तस्वीर को देख आशा हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, आज आपके बुढ़े को थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन ज़रूरी था। मक्कार है आपका शौहर, मैं भी क्या करूं? इतना कहकर वो पूरे कमरे में प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने लगा था। अल्फेज भी पेपर्स ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था, पर पूरे कमरे में कहीं भी पेपर्स नहीं थे। कहाँ रखे होंगे? आशा ने खुद से कहा और वो कुछ सोचने लगा था। अचानक उसे याद आया कि दादा जान के कमरे से जुड़ा एक कमरा नीचे बेसमेंट में था जिसमें वो कभी गया नहीं था, पर उसे कमरे के बारे में दादी जान से मालूम हुआ था। आशा ने बिना वक्त गवाए दीवार पर लगी दादी जान की बड़ी सी तस्वीर हटाई और बेसमेंट में जाने का दरवाज़ा खोला। दरवाजा देख अल्फेज ने धीरे से कहा, ये घर है या अलादीन का चिराग? बोलते हुए वो आशा के पीछे गया। आशा ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू कर ली थी। अल्फेज ने चलते हुए आसपास लगे मकड़ी के जालों को देखते हुए कहा, भाई ये मकड़ियाँ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर।
तुम्हारे यहाँ सफाई नाम की चीज नहीं होती है क्या? ये सुन अश ने अल्फेज की तरफ घूम उसे घूरा और कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा होनहार नौकर हमें कभी मिला नहीं। अल्फेज भी अश को घूरने लगा और उसने कहा, ये तारीफ थी या बेइज्जती? इस बार अश ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों एक चलते हुए छोटे से दरवाजे के सामने आए। दोनों ने एक दूसरे को देख आंखों से ही इशारा कर अपनी गन निकाली और धीरे से दरवाज़ा खोला। पर दरवाज़ा खोलते ही एक पल के लिए वो दोनों हैरान रह गए थे, क्योंकि उनके सामने इनायत और दिलकश ज़मीन पर बैठी हुई थी। अश को यकीन नहीं हो रहा था कि इस सब में दादा जान भी शामिल थे। ठीक है, उन्होंने कभी सच जानने की कोशिश नहीं करी, क्या सच में अश ने दादा जान को मारा या नहीं, पर उस चीज़ का बदला लेने के लिए वो इस हद पर उतर आए थे और अब वो उस औरत के साथ मिल गए थे। अश को देखते ही दिलकश उठ खड़ी हुई और वो भागते हुए अश के पास आई। इनायत भी उठकर खड़ी हो गई थी। अल्फेज ने मुंह बनाते हुए कहा, यार ये लोग इतनी जल्दी मिल गई, मैं नहीं खेल रहा, मज़ा नहीं आया, कुछ और खिलो। अश ने दिलकश के माथे गालों पर चूम कर कहा, माय बेबी तुम ठीक हो ना? बोलते हुए उसने दिलकश को अपनी गोद में उठा लिया था। दिलकश ने अपने दोनों पैरों को अश की कमर पर लपेट कर कहा, मैं ठीक हूँ हिटलर, एकदम ठीक। मैंने कहा था इनू से हिटलर हमें ढूंढ लेंगे। अल्फेज ने उन दोनों को देखकर झूठ में ही अपना गला साफ किया, पर अश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अश ने दिलकश को बाहर ले जाते हुए कहा, इनायत को लेकर बाहर आ अल्फेज। अल्फेज ने इनायत की तरफ देखा। इनायत ने भी उसकी तरफ देखा। तभी दिलकश ने तेज आवाज में कहा, अल्फेज भाई इनू को गोद में उठा लो, उसके पैर में मोच आ गई थी। बोलते हुए उसने अपना सिर अश के कंधे पर रख लिया था। अल्फेज ने इनायत को देखते हुए कहा, अच्छा, कितने किलोग्राम की हो तुम? ज्यादा भारी तो नहीं हो? मेरी कमर तो नहीं टूटेगी ना? अश को देखते ही दिलकश उठ खड़ी हुई और वो भागते हुए अश के पास आई। इनायत भी उठकर खड़ी हो गई थी। अल्फेज ने मुंह बनाते हुए कहा, यार ये लोग इतनी जल्दी मिल गई, मैं नहीं खेल रहा, मज़ा नहीं आया, कुछ और खिलो। अश ने दिलकश के माथे गालों पर चूम कर कहा, माय बेबी तुम ठीक हो ना? बोलते हुए उसने दिलकश को अपनी गोद में उठा लिया था। दिलकश ने अपने दोनों पैरों को अश की कमर पर लपेट कर कहा, मैं ठीक हूँ हिटलर, एकदम ठीक। मैंने कहा था इनू से हिटलर हमें ढूंढ लेंगे। अल्फेज ने उन दोनों को देखकर झूठ में ही अपना गला साफ किया, पर अश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अश ने दिलकश को बाहर ले जाते हुए कहा, इनायत को लेकर बाहर आ अल्फेज। अल्फेज ने इनायत की तरफ देखा। इनायत ने भी उसकी तरफ देखा। तभी दिलकश ने तेज आवाज में कहा, अल्फेज भाई इनू को गोद में उठा लो, उसके पैर में मोच आ गई थी। बोलते हुए उसने अपना सिर अश के कंधे पर रख लिया था। अल्फेज ने इनायत को देखते हुए कहा, अच्छा, कितने किलोग्राम की हो तुम? ज्यादा भारी तो नहीं हो? मेरी कमर तो नहीं टूटेगी ना? ये सुनते ही इनायत ने अपनी जलती हुई नज़रों से अल्फेज को घूरा तो अल्फेज ने तुरंत ही उसे एक पिग्गी बैक राइड दे दी थी, मतलब इनायत उसकी पीठ पर थी। अश ने अल्फेज को देखते हुए उससे कहा, अल्फेज हमें पीछे के रास्ते से निकलना होगा। दादा जान भी उस औरत के साथ इस सब में शामिल थे, इसका मतलब वो औरत या उसके आदमी यही होंगे या किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। बोलते हुए उसने पीछे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अल्फेज ने उस दरवाजे की तरफ देखा और कहा, लेकिन ये तो जंगल की तरफ जाता है। अश ने एक बार फिर दिलकश के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ तो जंगल ही सही। वहां मैन दरवाजे से वापस गए तो पकड़े जाएंगे। अब तक बुड्ढे को होश भी आ गया होगा और वो औरत तो आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। तभी दिलकश ने बड़ी ही मासूमियत से अश से पूछा, हिटलर आपको मेरी याद आई? अश ने दिलकश को देखते हुए शरारत से कहा, क्यों, मुझे तुम्हारी याद क्यों आएगी? ये सुनते ही दिलकश को गुस्सा आ गया और उसने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, तो छोड़ आए मुझे वापस। दिलकश का गुस्से वाला चेहरा देखकर अश हल्का सा हंसा, क्योंकि गुस्से में दिलकश की छोटी सी नाक लाल हो जाती थी। अश ने दिलकश की नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, खरगोश याद, मैं इन 6 घंटों में पागल हो गया था। कुछ समय बाद वो सभी जंगल में आगे बढ़ रहे थे और अब पूरे जंगल में एकदम अंधेरा हो गया था, ऊपर से बारिश का मौसम भी था। अल्फेज अब तक इनायत को अपनी पीठ पर लाद कर चल रहा था। चलते चलते वो बुरी तरह से थक गया था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को झुककर घुटनों पर रखकर कहा, अश मेरे भाई अभी कितना और चलना है? अश ने उसे देखकर कहा, अभी 10 किलोमीटर और चलना है, इस मेंशन के पीछे से निकल रहे हैं ना हम। ये सुनते ही अल्फेज ने एकदम से कहा, तू पागल है अश? अच्छे भले हम कार से निकल सकते थे, 10 किलोमीटर इस जिंदगी में तो पूरा होने से रहा। तभी इनायत ने कहा, आह मैं गिर जाऊंगी। ये सुनते ही अल्फेज सीधा खड़ा हुआ और उसने कहा,
ओह आई एम सॉरी। दिलकश ने जंगल में इधर से उधर देखते हुए पूछा, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं हिटलर? अश इस वक्त दिलकश को कुछ नहीं बताना चाहता था, इस कारण से उसने दिलकश से सच न बोलकर कहा, ताकि असली कल्प्रिट पकड़ा जाए। अच्छा ये बताओ कुछ खाओगी? दिलकश ने अश को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया तो अश ने अपनी जैकेट से एक सेब निकाल कर उसे खाने दिया और एक सेब निकाल कर उसने इनायत को दे दिया था। सेब देखकर अल्फेज ने अश को घूरते हुए धीरे से कहा, अश तुझे सच में अभी पिकनिक करनी थी? चुप हो जा वरना भूखे शेरों की कमी नहीं है यहाँ इस जंगल में, और तू दिमाग मत लगा अपना। बोलते हुए अश को एक बड़ा और घना सा पेड़ दिखा जिसके नीचे वह लोग आराम से बैठ सकते थे। अश उस पेड़ के नीचे बैठा और उसने आराम से दिलकश को उतार अपने पास बैठा दिया। अल्फेज ने भी इनायत को नीचे उतारा और खुद बैठते हुए कहा, यार यह पागल आदमी है, हम जंगल में कैसे रहेंगे? ये तो 10 किलोमीटर के जंगल में धरने पर बैठ गया है और तू करना क्या चाहता है? ठंड लगने के कारण दिलकश अश के और पास आए और उसके सीने से लग गई तो अश ने अपनी जैकेट निकाल कर दिलकश को उससे कवर करते हुए कहा, कुछ नहीं बस 3 दिन बिताने हैं इस जंगल में। 3 दिन? सुनते ही अश ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख एक्टिंग करते हुए कहा, 3 दिन? या अल्लाह कहाँ फंसा दिया है इस आदमी ने। अल्फेज की ऐसी एक्टिंग देखकर दिलकश और इनायत हंसने लगी थी। अश ने इनायत से पूछा, इनायत तुम्हारे पैर पर मोच कैसे आई? इनायत ने अपने पैर की तरफ देखकर कहा, भाई वो लोग जब हमें उस अंधेरे कमरे में जबरदस्ती ले जा रहे थे ना तब। बोलकर उसने अपना मुंह लटका लिया था। दिलकश ने अश के कान में धीरे से कहा, हिटलर सुने। ये सुन अश का ध्यान दिलकश की तरफ चला गया और वो दिलकश की बातें सुनने लगा था। इनायत के पैर में काफी दर्द था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, और जब अल्फेज ने उसे इस तरह से दर्द में देखा तो उससे कहा, वैसे मुझे पैर की मोच ठीक करनी आती है, कहो तो कर दूं। इनायत ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो अल्फेज उठकर इनायत के सामने बैठ गया और उसने इनायत का हाथ पकड़ उसे अपने गले लगा लिया। इनायत के पैर पर सूजन थी। अल्फेज ने कुछ पल उस जगह को सहलाया और इनायत का ध्यान बटाने के लिए उससे पूछा, तुम्हारा पूरा नाम इनायत है? इनायत ने धीरे से मगर रूंधे गले से कहा, नहीं, इनायत हाफिज है। ओह अच्छा, अब रोना नहीं, यह अभी ठीक हो जाएगा। और ये बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? अल्फेज ने इनायत से पूछा और उसे ये भी अच्छे से पता था कि आजकल लड़कियां कोरियन एक्टर्स के पीछे पागल होती है। इनायत ने मुस्कुराते हुए कहा, सी ऑक्जिन पर वो हीरो नहीं बीटीएस सिंगर है। मुझे बीटीएस सिंगर या कोरियन एक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता, गलत नाम हो तो मैनेज कर लेना क्योंकि मैं ये सब ना ही देखती हूँ और ना ही बीटीएस सॉन्ग सुनती हूँ। इनायत की बात सुनकर अल्फेज हल्का सा मुस्कुराया और एकदम से उसने इनायत के पैर को मोड़ दिया। दर्द के कारण इनायत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी और उसने अल्फेज को कसकर पकड़ लिया था। वही अल्फेज ने उसके पैर को मोड़ने के बाद तुरंत ही अपने हाथ हवा में उठा दिए थे। वही अश तो दिलकश की बात सुन रहा था जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैं बहुत डर गई लेकिन मुझे याद आया आपने बताया था कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए तो मैं अपना ब्रेसलेट वहां गिरा आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं ये भी जानती थी कि हिटलर मुझे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। अश ने अपने चिन को दिलकश के सिर पर रखा और कहा, अच्छा इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? दिलकश ने अश से सीने से अपना सिर निकाला और अश को देखते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत, क्योंकि हिटलर कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते और ना ही किसी को तकलीफ में छोड़ सकते हैं। अश ने दिलकश के माथे पर चूमा और धीरे से कहा, माय खरगोश, माय बेबी। वही उनसे थोड़ी दूरी पर बैठा बेचारा अल्फेज मच्छरों को मारना में लगा हुआ था। 32 पसंद शायद छोटा शब्द है और उम्र का फासला बहुत है। जंगल में पहला दिन। आज की सुबह सभी के लिए बहुत ही सुंदर और हंसती खेलती थी। वो चारों रात को उसी पेड़ के नीचे सो गए थे और सुबह जब अश, इनायत और अल्फेज उठे तो उन्होंने देखा कि खरगोश का एक छोटा सा बच्चा दिलकश के हाथ पर बैठा हुआ था और कुछ ही पलों में अपने हाथ पर गुदगुदी महसूस कर दिलकश की नींद खुली थी। खरगोश को देखते ही दिलकश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो खरगोश भी दिलकश को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। दिलकश को इस तरह से देखकर अल्फेज, इनायत और अश हंस रहे थे। दिलकश ने डरते हुए कहा, हिटलर बचाओ प्लीज। अल्फेज और जोर जोर से हंसने लगा तो इनायत अब उसे अपनी दोस्त पर हंसने की वजह से घूरने लगी थी। दिलकश ने अपनी आंसू भरी आंखों से अश को देखा। अश उसके पास आया और उसने दिलकश का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और खुद बैठकर दिलकश को अपनी गोद पर बैठा लिया था। दिलकश सुबकने लगी तो अश ने उसे हक करके कहा, इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारा रिश्तेदार है वो तुमसे गुड मॉर्निंग कह रहा है दिल। ये सुनते ही दिलकश ने अपनी जलती हुई निगाहों से अश को घूरा और एक मुक्का उसके सीने पर मार दिया।
आशा ने खरगोश के बच्चे को अपने दूसरे हाथ पर बैठाया और उसने अपना एक हाथ दिलकश की कमर पर लपेटा हुआ था। आशा ने उस खरगोश की पीठ से हिलाते हुए कहा, खरगोश को हिलो बोलो दिल। ये देखकर दिलकश को गुस्सा आ गया और वो आशा का हाथ हटा उसकी गोद में उठ खड़ी हुई, साथ ही उसने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, हिटलर मैं जा रही हूँ। दिलकश वहां से जाने लगी पर आशा ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे जाने नहीं दिया। अल्फेज ने आशा को देखते हुए उससे कहा, आशा मत कर यार, वो डर रही है। अल्फेज की बात सुनने के बाद भी आशा ने दिलकश की बाह नहीं छोड़ी। शायद उसे दिलकश अपने पास ही चाहिए थी और उसने दिलकश की बाह खींचकर उसे अपने पास ही बैठा लिया था, जिस वजह से दिलकश उसे बुरी तरह से घूर रही थी। तभी वो खरगोश कूदते हुए आशा के कंधे पर बैठ गया और उसे देखते ही दिलकश ने डरते हुए पूछा, हिटलर यह मुझे घूर क्यों रहा है? बेबी वो तुमसे हाय हेलो कर रहा है और तुम घबरा रही हो, अपने रिश्तेदार को हेलो तो करो। बोलते हुए आशा दिलकश के बाल सहला रहा था और दिलकश आंखें बंद किए बैठी हुई थी। आशा ने खरगोश को अपने कंधे से उठाकर दिलकश का हाथ आगे कर उसके हाथ पर बैठा दिया और अगले ही पल दिलकश डर से कूदी और उसने अपनी आंखें खोल आशा के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए थे। वो खरगोश भी डर के कारण कूदते हुए इनायत की गोद में बैठ गया था। वही आशा ने हल्की दर्द भरी आवाज में कहा, दिल जिंदा चबा जाओगी क्या मुझे अब? गया वो, अब तो बख्श दो मेरे कंधे को। ये सुनकर दिलकश पीछे हटी और उसने आशा को घूरते हुए उससे कहा, और करो, मुझे परेशान सही हुआ है आपके साथ। आशा ने अपने कंधे को सहलाते हुए दिलकश को देखकर कहा, इट्स जस्ट आई वॉन्ट यू बाय माई साइड। तभी अल्फेज ने बीच में ही कहा, यार भूख लगी है। दिल इस खरगोश से पूछना इनके पास गाजर का स्टॉक है क्या? अल्फेज की बात सुनकर इनायत ने दिलकश को देख मासूमियत से कहा, हाँ दिल पूछो ना। ये सुनकर आशा और अल्फेज मुंह दबाकर हंसने लगे। वही दिलकश उन्हें देखकर मुंह बना रही थी और उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर कहा, बहुत बुरे हो तुम सब। आशा खड़ा हुआ और वो दिलकश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। अल्फेज ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या सोचकर तुझे यहाँ रुकने का आइडिया आया था? बोलते हुए वो भी आशा के पीछे इनायत के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने पर आशा को एक छोटा सा गड्ढा दिखा जिसमें गंदा पानी था। उसे देख आशा ने कहा, अबे चुप कर, कब तक इसी बात का रोना रोएगा? ले आ गया तेरा स्विमिंग पूल। ये सुनकर दिलकश और इनायत को हंसी आ गई थी। वो चारों 15 मिनट और चले। उसके बाद उन्हें गाजर का एक छोटा सा खेत दिखा और उस खेत के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी थी। ये सब देखकर उन्हें थोड़ी सी खुशी हुई थी। इनायत ने दिलकश के कान में धीरे से कहा, दिल मुझे वॉशरूम जाना है। दिलकश ने भी उससे धीरे से कहा, ओह रुको मैं कुछ करती। उन दोनों की बातें आशा ने सुन ली थी पर वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। दिलकश ने आशा का हाथ पकड़कर खींचा तो आशा ने सिर घुमाकर उसे देखा और वो नीचे झुका ताकि दिलकश उसके कान में बोल सके। दिलकश ने दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वॉशरूम जाना है? ओके, वहां उस बड़े से रॉक के पीछे चली जाओ अभी, और खास कोई ऑप्शन नहीं है। आशा ने एक बड़े से पत्थर की तरफ अपनी उंगली से इशारा कर दिलकश ने कहा। वही अल्फेज तो उस झोपड़ी के अंदर जाकर उसे चेक कर रहा था। दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया और वो इनायत को अपने साथ ले गई। आशा उस झोपड़ी के अंदर आया और उसने अल्फेज से पूछा, कोई है यहाँ पर? अल्फेज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हाँ है ना, यह इस्तेमाल की हुई प्रोटेक्शन। आशा ने पूरे कमरे को देखते हुए कहा, एक काम करते हैं, जो भी सामान काम का है उससे काम चला लेते हैं और थोड़ा टाइम यहीं रुक जाते हैं। अल्फेज ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या लूं यहाँ से? कुछ है भी यहाँ काम का? आशा ने सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, पागल, वो पानी की बोतल ले ले। ये बास्केट उठा ले, बाहर से गाजर इकट्ठा कर, फिर और कुछ देखते हैं। बोलकर वो उस झोपड़ी से बाहर चला गया था। कुछ ही पलों में दिलकश और इनायत भी वापस आ गई थी। खेत के पास मौजूद छोटी सी नदी को देखकर इनायत ने कहा, हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। अल्फेज ने उस झोपड़ी से बाहर आते हुए कहा, हाँ तो यहाँ क्यों बता रही हो? जो करना है करो। इनायत ने चिढ़कर अल्फेज को घूरते हुए कहा, मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ। अल्फेज ने उसे और परेशान करते हुए कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ही कह रहा था। ये सुनकर इनायत ने रोनी शक्ल बनाकर दिलकश को देखा तो दिलकश ने अल्फेज को घूरते हुए कहा, अल्फेज भाई, आप मेरी अच्छी दोस्त को तंग मत करो। अल्फेज तिरछा मुस्कुराया और उसने कहा, मैं तो करूँगा। आशा ने अल्फेज के ऊपर एक छोटी सी बग फेंकते हुए कहा, तो मैं मारूंगा। उस बग से डरकर अल्फेज कूदने लगा था और उसे देख इनायत और दिलकश हंसने लगी थी। फिर वो दोनों उस छोटी सी नदी के किनारे पर गई और दोनों उस नदी में अपने पैरों को डालकर आराम से बैठ गई थी।
वो नदी कोई गहरी नदी थी, असल में वो खेती के लिए बनाए जाने वाले छोटे से तालाब की तरह थी, जिस वजह से अर्श ने दिलकश और इनायत को वहां जाने दिया था। दिलकश और इनायत ने अपने हाथों और पैरों को साफ कर लिया था। दिलकश ने अपनी जीन्स को मूड कर ऊपर चढ़ा लिया था और अब वो इनायत के साथ पानी से खेलते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। अर्श थोड़ी दूरी पर खड़ा मुस्कुराते हुए अपनी दिल को देख रहा था। दिलकश की हंसी की आवाज़ उसकी बंजर जिंदगी में एक प्यारी सी धुन थी, जिसे वो हमेशा अपनी जिंदगी में सुनना चाहता था। अर्श की नज़रें दिलकश के चेहरे पर थी, वो बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके पास खड़े अल्फेज ने उसकी नज़रों का पीछा किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और तू कहता है कि तू उसे पसंद नहीं करता। ये सुन अर्श ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं करता पसंद, क्योंकि पसंद शायद छोटा शब्द है और उम्र का फासला बहुत है। अल्फेज, मैं उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। अल्फेज ने अर्श को देखते हुए कहा, उसकी बेहतरी तेरे साथ है और तू जानकर भी अनजान क्यों बन रहा है। ये सुनकर अर्श के भाव सर्द हो गए थे और उसने सर्द आवाज में ही कहा, मेरी जिंदगी सिर्फ एक कब्रिस्तान की तरह है और कब्रिस्तानों में कभी खुशियां नहीं आती है। तभी दिलकश भागती हुई अर्श के पास आए और उसने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, हिटलर अपनी जैकेट दो, मेरा टॉप थोड़ा सा गीला हो गया है। अर्श ने सिर हिलाते हुए अपनी जैकेट को उतार कर दिलकश को दे दिया। वही अल्फेज नदी के पानी को चेक करने लगा और उसने पानी को देखते हुए खुद से कहा, यह पानी मिनरल पानी की तरह लग रहा है। दिलकश ने झट से कहा, हाँ, जंगल में आपने रो लगवाया है ना अल्फेज भाई। ये सुनकर इनायत और अर्श हंसने लगे थे। वही अल्फेज ने मुंह बनाकर कहा, अरे गंदा पानी हुआ और पीने से बीमार पड़ गए तो मैं नहीं पीऊंगा यह पानी। अर्श सिर हिलाते हुए नदी के पास आया। उसने बोतल को अच्छे से धोकर उसमें पानी भरा। उन चारों ने खेत से कुछ ताज़ी गाजर लेकर खाए और पानी भी पिया। इनायत वहां घूम रहे खरगोशों के साथ खेल रही थी। उसे देखकर अल्फेज ने कहा, लगता है कि तुम्हारे जानने वाले हैं। पर इस बार इनायत ने अल्फेज को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ये देखते ही अल्फेज ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम इतने हैंडसम लड़के को इग्नोर नहीं कर सकती हो। अब तो कर दिया इग्नोर। बोलते हुए इनायत खरगोश के बालों को सहला रही थी। दूसरी तरफ दिलकश अपने आसपास इतने सारे खरगोशों को देखकर कूदते हुए अर्श की गोद में चढ़ गई थी। अर्श ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं करेंगे वो दिलकश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अर्श ने दिलकश के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ किया और कहा, मुझे देखो, अच्छा मेरी तरफ तो देखो। दिलकश ने अपना चेहरा अर्श के चेहरे के सामने किया और वो अपने नाखून उसके कंधों पर चुभने लगी थी। तभी अर्श दर्द से कराहया तो दिलकश ने उसके कंधे से हाथ हटा, उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और अचानक ही उसकी नज़र अपने दांत के निशानों पर पड़ी जो अर्श के कंधे पर थे। वह निशान उसे इसलिए दिख रहे थे क्योंकि उसने अर्श की शर्ट को मुट्ठी में भरते हुए कंधे से खिसका दिया था और अब तक दिलकश के दांतों के निशान नीले पड़ गए थे। दिलकश ने निशानों को देख उन्हें अपने हाथ से सहलाने लगी और ही जल्दी से कहा, सॉरी मेरी वजह से। अर्श ने ना में सिर हिलाते हुए बीच में ही कहा, इट्स ओके, ये तो ठीक हो जाएगा। तभी अल्फेज ने उन दोनों को देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और ऊपर होता ना तो लोग पता नहीं क्या समझते। अल्फेज की बात का मतलब इनायत समझ गई थी, इस वजह से वो दूसरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वही दिलकश ने अल्फेज की बात सुनकर अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा, क्या सोचते लोग, मुझे भी बताओ। अर्श ने दिलकश का चेहरा दूसरी तरफ किया जिस तरफ कई सारे बंदर थे और उन बंदरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं सोचते लोग दिल, और वो देख अल्फेज तेरे रिश्तेदार आ गए। ये सुनकर दिलकश खिलखिलाकर हंसते हुए उन बंदरों की तरफ देखने लगी। इनायत ने अल्फेज को देखकर धीरे से बंदर कहा, जिस वजह से अल्फेज उसे बुरी तरह से घूर रहा था। 33 इंपॉर्टेंट नोट फॉर माई लवली रीडर्स अबाउट डेली चैप्टर अपडेट्स। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। तो सॉरी गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें।
कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें।
कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का कारण है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और इस सब में मैं बहुत परेशान थी और जब चीज़ें ठीक हुई तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि आगे के चैप्टर्स लिख पाऊँ, पर अब सब ठीक है तो कल का इंतज़ार। और प्लीज़ गाइज एंड थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी कहानी के आगे के भागों को और मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर मैं चैप्टर्स नहीं दे पा रही थी। पर परेशान ना हो, कल से चैप्टर्स आएंगे तो आज रात का सब्र और करें। कल से चैप्टर्स रेगुलर आएंगे और बीच में चैप्टर्स ना देने का 34 लगता है कि बच्चों ने अभी तक रिप्रोडक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ा। जंगल में सूरज डूबने लगा था और वह चारों सुबह से लगातार चले जा रहे थे। अश ने दानों लड़कियों को देखा और अल्फेज को इशारे से यही रुकने को कहा। भूख तो उन चारों को ही लगी थी और उन्होंने वही गाजर खाए जिन्हें अल्फेज छोटी सी बास्केट में अपने साथ लाया था। गाजर खाते हुए सभी दिलकश को देख रहे थे, जिस वजह से दिलकश ने उन सब की तरफ अपनी पीठ कर ली और उसकी इस हरकत पर वह तीनों हंसने लगे थे। वह सभी इस वक्त एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अल्फेज ने डरते हुए पूछा, यहाँ सांप बिच्छू तो नहीं होंगे ना?
आशा ने कुछ सोचते हुए कहा, फिक्र मत कर, वह इंसानों से ज्यादा जहरीले नहीं है, सो रिलैक्स। अचानक आशा और अल्फेज को एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई और उन्होंने सिर उठाकर आसमान में देखा। हेलीकॉप्टर देख आशा तुरंत ही खड़ा हुआ और उसने कहा, भागा। वह चारों खड़े होकर तेजी से भाग रहे थे। दिलकश और इनायत को तो पता ही नहीं था कि वह लोग इस तरह से क्यों भाग रहे थे। दिलकश तो इतनी तेज भाग ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से आशा रुका और दिलकश को एक बाह से उठाने के बाद वह फिर से भागने लगा था। इधर इनायत अल्फेज का हाथ पकड़ सुबकते हुए भागी जा रही थी। अल्फेज ने रुककर उसे घूरते हुए कहा, आओ। इतना कहकर वो नीचे बैठा और इनायत को अपनी पीठ पर लादने के बाद वह भी तेजी से आशा के पीछे भागने लगा था। दिलकश ने मासूमियत से आशा से पूछा, हम भाग क्यों रहे हैं हिटलर? उसका सवाल सुन आशा कुछ जवाब देता कि कोई आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से नीचे जंगल में बॉम्ब फेंकने लगा था। पर जंगल घना था, जिस वजह से इतनी ऊपर से वह लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आशा और बाकी सब इस वक्त कहाँ है। आशा ने भागते हुए कहा, क्योंकि हमें मरना नहीं है दिल। कुछ देर तक भागने के बाद आशा को एक गुफा जैसी जगह दिखी और वह उस ओर गया। वह चारों उस गुफा के अंदर आए। इनायत ने अल्फेज के कंधों को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसके नाखून अल्फेज के कंधे में चुभ रहे थे। अल्फेज ने इनायत को अपनी पीठ से नीचे उतारते हुए कहा, इनायत, मैं जीता जागता इंसान हूँ। उसने कब कहा कि आप मुर्दा हैं? दिलकश ने नामे सिर हिलाते हुए कहा। वही आशा अभी भी बाहर देख रहा था कि हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग लगातार आसमान से जगह जगह पर बॉम्ब फेंक रहे थे। एक के बाद एक जंगल में बॉम्ब लगातार फटे जा रहे थे। आवाज से डरकर दिलकश और इनायत ने अपनी आंखों को बंद कर कानों पर हाथ रख लिया था। आशा को बस यही सोच रहा था कि उससे इतनी नफरत क्यों? क्या उसे सिर्फ इस चीज की सजा मिल रही थी कि वह एक बेटा है या उस औरत का बेटा है? वह दिलकश के पास जाकर बैठा और उसने दिलकश को अपनी बाहों में भर लिया। वही इनायत भी दिलकश के करीब ही बैठी हुई थी। अल्फेज ने इस डरावने मंजर को देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा, आशा, अब क्या करना है? आशा ने अल्फेज की बात सुनते हुए दिलकश का चेहरा ऊपर कर किया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अब एक ही इंसान हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है और वह है खान। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और रात होने लगी थी। दिलकश और इनायत तो वहीं पर सो चुकी थी, पर आशा और अल्फेज सारी रात जागे हुए थे। अगली सुबह इस वक्त वह चारों ही जागे हुए थे, पर दिलकश और इनायत कल वाले मंजर को देख शांत, डरी हुई और उदास थी, जिस वजह से आशा ने उन दोनों को देख अल्फेज से धीमी सी आवाज में कहा, अल्फेज, इनका दिमाग डाइवर्ट कर। ये सुन अल्फेज ने सिर हिलाकर दोनों लड़कियों को देखा। उसने इनायत को देखते हुए कहा, ओए चिड़िया, वजन कितना है तुम्हारा? कल तो मेरी कमर तोड़ दी तुमने। अल्फेज की बात सुन इनायत का मुंह बन गया और उसने मुंह बिगाड़ते कर कहा, 45 किलोग्राम। हो, फिर तो तुम सबका खाना खा लेती होगी, है ना? अल्फेज ने एक्टिंग करते हुए कहा और उसकी एक्टिंग देखकर दिलकश और इनायत हंसने लगी थी। दिलकश अपनी जगह से उठकर आशा के सामने आए और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसने कहा, हिटलर, आप फिक्र मत करें, अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है और वही मौत देने वाला है। आशा ने कुछ पल दिलकश के चेहरे को देखने के बाद कहा, तो तुम उससे कहो कि इस जिंदगी को थोड़ा सा आसान कर दे ताकि मरना आसान ना लगे। दिलकश उठी और वह आशा के गले लग गई। आशा ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मुझे अपनी परवाह नहीं है दिल, मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर पुलिस को यह मालूम हो गया कि तुम मेरे निकाह में हो तो हम अलग हो जाएंगे। ये सुनकर दिलकश उससे अलग हुई और उसने डरते हुए जल्दी से कहा, नहीं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे बाल बनाने भी नहीं आते, जूतों के शूलेस बांधने भी नहीं आते और खाना बनाना भी नहीं आता। दिलकश की बात सुन आशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने दिलकश के फहद पर किस कर लिया था। इनायत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे, दिलकश ने झट से कहा और वह आशा को देखकर मुस्कुरा दी। वही आशा भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया था। अल्फेज ने उठते हुए कहा, बस करो, एक कुंवारा लड़का भी मौजूद है यहाँ, मुझे क्यों अकेला महसूस करा रहे हो? तो अपने बगल में देखे, एक लड़की भी है आपके लिए। दिलकश ने हंसते हुए इनायत की तरफ इशारा करके कहा। उसकी बात सुनकर इनायत की आंखें हैरानी से फैल गई थी। आशा ने धीरे से दिलकश का कान पकड़ा और कहा, शैतान। कुछ समय बाद वह चारों फिर से जंगल में चलते हुए निकल गए थे ताकि वह सभी शहर तक पहुंचे और जंगल का सफर खत्म हो सके। वह सभी साथ में चल रहे थे कि अचानक से एक सांप इनायत के सामने आ गया और उसे देखकर इनायत बुरी तरह से डर गई थी।
अल्फेज ने पीछे से इनायत को एक बाह से उठाया और उस सांप को पकड़ दूसरी तरफ दूर फेंक दिया। ये सब देख दिलकश ने उससे कहा, अल्फेज भाई, आप तो बड़े बहादुर निकले। तभी अर्श ने अल्फेज को देख सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जरा नीचे देखो, टांगे कांप रही है बहादुर की। और हाँ, सच में डर से अल्फेज कांप रहा था। ये देखकर इनायत ने अपने सिर पर हाथ रख कहा, मुझसे ज्यादा डरपोक तो आप हैं। अल्फेज ने इनायत को घूरते कहा, शुक्र मनाओ मैंने बचा लिया, अभी इस करके किस कर लेता तो मर जाती। वह लोग वापस आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर दिलकश को एक हिरन दिखा जो कि अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। ये देख दिलकश ने धीमी सी आवाज में अर्श से कहा, हिटलर, वह देखो उस हिरन को कुछ हो रहा है। अर्श ने अपनी दाएं ओर देखा, जहां पर थोड़ी दूरी पर एक हिरन था और वह अर्श को साफ दिख रहा था। अर्श ने दिलकश का चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, कुछ नहीं हो रहा है उसको, तुम चलो अब। बोल वह दिलकश का हाथ पकड़ आगे बढ़ रहा था, पर फिर भी दिलकश बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और जैसे ही हिरन का बच्चा जमीन पर आया, दिलकश ने हैरानी से एक गहरी सांस ली, जिसे सुनकर अर्श ने उसे देख भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? दिलकश ने हैरानी वाले भाव के साथ कहा, वो उसको बेबी आया है। ये सुन अर्श ने एक आह भरी और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तभी अल्फेज ने कहा, लगता है कि बच्चों ने अभी रिप्रोडक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ा। अर्श ने अल्फेज को डांटते हुए कहा, बताऊं तुझे अभी, चल आगे। उसकी डांट सुन अल्फेज ने मुंह बनाया और वह आगे बढ़ने लगा था और अर्श दिलकश को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे और कुछ तो वह अर्श से पूछ भी रही थी और अर्श को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन सवालों के क्या जवाब दे या कैसे जवाब दे। दोपहर का वक्त। अर्श ने दिलकश को पानी की बोतल देते हुए कहा, दिल, लो पानी पिलो। दिलकश ने उससे बोतल लेकर पानी पिया। तभी पीछे से एक बंदर ने दिलकश के सिर पर निशाना लगाकर फल फेंका। दिलकश ने रोनी शक्ल बनाकर अर्श से कहा, हिटलर। अर्श ने हंसते हुए कहा, तुम जरूर कुछ फालतू बोलने वाली थी इसलिए उसने तुम्हें मारा। अब उस बंदर का अगला निशाना अल्फेज था और वह भी उसके सेंसिटिव पार्ट पर, जिस कारण अल्फेज दर्द से कराह उठा। अब अपने दोस्त की ऐसी किस्मत पर अर्श क्या कर सकता था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि तू यहाँ से वापस अपनी मर्दानगी के साथ जाएगा। अल्फेज ने अर्श को घूरते हुए कहा, तू चुप रह, तेरी मर्दानगी भी देख ली। पसंद करता है पर पसंद को पसंद तक बोल नहीं सकता है, मैं होता तो बोल देता। अर्श ने अल्फेज के सिर पर मारते हुए कहा, चुप कर फत्तू। रात का वक्त। वह लोग दोबारा आगे बढ़ने लगे थे और चलने के बाद वह लोग रात के लिए एक पेड़ के नीचे रुके हुए थे। दिलकश ने अर्श कंधों से हिलाते हुए कहा, हिटलर, मुझे अपने पास सुला लो। अर्श ने उसे देखा और पूछा, क्यों? दिलकश ने डरते हुए धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। और सच में इस वक्त दिलकश को डर लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ जंगल में अंधेरा फैला हुआ था उसी पर यह खतरा भी था कि कभी भी कोई जंगली जानवर वहां आ सकता था। अर्श जमीन पर लेट गया और उसने अपनी बाह दिलकश के लिए खोल दी। दिलकश उसके पास लेट गई और उसने अपना सिर अर्श की बाह पर रख दिया। दिलकश का चेहरा अर्श के चेहरे के सामने था और वह अर्श के सीने से लग गई थी और इस बार अर्श ने उसे रोका नहीं था, क्योंकि दिलकश धीरे धीरे कुरान के वर्सेस को बोल रही थी। दिलकश ने एकदम से उसे धीमी सी आवाज में पुकारा और कहा, हिटलर। अर्श ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ। दिलकश ने बेहद ही धीमी सी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, माई चेस्ट हर्ट्स। ये सुनते ही अर्श की नजरें दिलकश के चेहरे पर पड़ी और उसने भी धीरे से कहा, लूज योर एनल्स इफ यू कैन। तभी अल्फेज ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह माय वर्जिन ईयर्स। अर्श ने मुड़कर अल्फेज को देख गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अभी आएगा वहीं से शेर और तेरी एक टांग ले जाएगा। ये सुन अल्फेज तुरंत ही इनायत की तरफ मुड़ा, जो कि उसके बगल में लेटी हुई थी। अल्फेज ने उससे कहा, मैं डरता नहीं हूँ, बस ठंड लग रही है। वही अल्फेज को अर्श से डरते देख और उसकी बात सुनकर इनायत को बहुत ही हंसी आ रही थी। 35 आखिरी मुलाकात। जंगल ट्रिप का आखिरी दिन। अगली सुबह सूरज की किरणें अर्श के चेहरे पर पड़ी, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजरें दिलकश पर पड़ी, जो कि उसके सीने में चेहरा छुपाया आराम से सो रही थी। कुछ पल ऐसे ही लेटे रहने के बाद अर्श को जब उन दोनों के बीच की करीबी का एहसास हुआ तो वह धीरे से दिलकश को खुद से दूर करने लगा, पर दिलकश तो गहरी नींद में सोई हुई थी और उसने अर्श की शर्ट को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में कसकर भरा हुआ था। दिलकश के इस तरह से सोने की हरकत पर अर्श ने ना में सिर हिला दिया। तभी उसकी नज़र दिलकश की पीठ पर पड़ी और उसने दिलकश की कुर्ती को नीचे किया, जो कि नींद में ऊपर चढ़ गई थी। किसी तरह से अर्श ने दिलकश की मुट्ठी से अपनी शर्ट छुड़ाई और वह उठ खड़ा हुआ। इधर अल्फेज गहरी नींद में सो रहा था और उसका एक पैर इनायत के ऊपर था।
हल्की नींद में इनायत को अपने ऊपर भारी वजन का एहसास हुआ और उसने आलस से अपनी आंखें खोली। अल्फेज को इस तरह से सोते देख इनायत उसे धक्का देते हुए दूर करने की कोशिश करने लगी, पर वह अल्फेज का पैर हटा ही नहीं पा रही थी। गुस्से में उसने अल्फेज के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अल्फेज एकदम से उठकर बैठ गया और रोनी शक्ल बनाकर कहा, किसने मारा? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। कुछ समय बाद दिलकश सोकर उठ गई थी और वह एक बड़े से पत्थर से टिककर बैठी हुई थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब अशर और अल्फेज की जरूरी बातें खत्म हो। तभी इनायत ने उसके पास आकर बेहद धीमी सी आवाज में कहा, दिल, मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। ये सुन दिलकश ने उसे हैरानी से देखा और कहा, अब क्या करे? दर्द हो रहा है दिल, इनायत ने सुबकते हुए कहा और अगले ही पल दिलकश ने उसे अपने गले से लगा लिया और वह इनायत की पीठ सहलाकर उसे शांत करने लगी। कुछ ही पलों में अशर और अल्फेज की बात खत्म हुई और वह दोनों भी दिलकश और इनायत के पास आए। अल्फेज गौर से इनायत को देखने लगा था। दिलकश ने इनायत से कहा, रुको, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर दिलकश जल्दी से खड़ी हुई और पैर फिसलने की वजह से वो पीछे की तरफ गिरने लगी, पर अशर ने उसे जल्दी से पकड़कर कहा, आराम से दिल, अभी गिर जाती। दिलकश ने उसे हककर धीरे से कहा, हिटलर, एक प्रॉब्लम हो गई है वह ना। तभी अल्फेज ने चिल्लाकर कहा, ओह नो, मेरी पॉकेट में मेरे फोन का पावर बैंक है। ये सुन सभी उसे जलती हुई निगाहों से घूरने लगे थे। अशर ने गुस्से में उसके सिर पर मारा और उससे पावर बैंक लेकर पॉकेट से अपना फोन निकाल उसे चार्ज करने लगा। 2 मिनट में ही उसका फोन 5% हो गया था और अब वह कोशिश कर रहा था कि कैसे भी फोन पर नेटवर्क आ जाए। दिलकश ने अल्फेज को गुस्से में घूरते हुए कहा, बहुत जल्दी याद आया आपको? अल्फेज ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, वह जरा याददाश्त का मसला है और तुम वो देखो, वह बंदर का बच्चा कितना क्यूट है। दिलकश का ध्यान भटक गया और वह मुड़कर बंदर के बच्चे को देख उसके पास जाने लगी थी। अल्फेज ने इनायत का हाथ पकड़ा और वह इनायत को लेकर एक बड़े से पेड़ के पीछे आया और उसने कहा, तुम्हारी ड्रेस, उस पर दाग लगा हुआ है। उसकी बात सुनकर इनायत को अच्छा नहीं लग रहा था और वह शर्मिंदगी के साथ नीचे देखने लगी थी। अल्फेज ने उसे देखते हुए कहा, हे इनायत, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी अम्मी को भी होते हैं। पर इनायत अभी भी नीचे ही देख रही थी। अल्फेज ने प्यार से उससे पूछा, अपना श्रग उतार लो, पैड्स है तुम्हारे पास? इनायत ने सिर्फ ना में सिर हिलाया तो अल्फेज ने उससे कहा, अपने स्कार्फ का इस्तेमाल कर लो, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे मैं तुम हिलाकर दे दूंगा और दिल को नहीं बताना, ओके? अल्फेज की बात सुनकर इनायत ने हाँ में सिर हिला दिया। अल्फेज उसे वही छोड़कर पेड़ के सामने आकर खड़ा हो गया था ताकि अशर और दिलकश वहां न आ जाए। कुछ देर बाद इनायत पेड़ के पीछे से आगे आई। इस वक्त उसने अपने श्रग को कमर को बांध रखा था ताकि उसकी ड्रेस पर लगा दाग ना दिखे। अचानक उन सभी को दिलकश के चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह तीनों घबरा गए थे। उन तीनों ने देखा कि दिलकश एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी। उसे वहां बैठे देख अशर की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने पूछा, ये वहां कैसे पहुंची? बंदर के बच्चे का पीछा करते हुए स्पाइडरमैन बन गई, अल्फेज ने अपने कंधे उचका कर कहा। उसकी बात सुनकर इनायत के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई और उसका देखकर अल्फेज भी मुस्कुरा दिया था। अशर अपना सर हिलाकर दिलकश को पेड़ से उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और उसे देखकर अल्फेज ने इनायत से कहा, वह देखो, एक बंदर अपनी बंदरिया की मदद करते हुए। ये सब सुनकर इनायत जोर जोर से हंसने लगी थी। अशर ने दिलकश को नीचे उतारा और उसका एक हाथ अपने हाथ से बांधकर गुस्से में कहा, खबरदार, अब कहीं गई तो। उसकी डांट सुनकर दिलकश का मुंह बन गया था और वह लोग फिर से जंगल में आगे चलने लगे थे। अब तक वो चारों कई मील तो चल ही चुके थे। उन्हें सुबह से लगातार चलते हुए अब दोपहर हो गई थी और इनायत से अब आगे चला नहीं जा रहा था। वो बुरी तरह से थक गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से दिलकश से कहा कि वह अशर और अल्फेज को रुकने को कह दे। हिटलर, इनों की तबीयत खराब हो रही है, हम यहीं रुक जाते हैं ना? दिलकश ने अशर को देख प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा। अशर ने दिलकश के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी थोड़ा सा और प्लीज, मुझे झरने की आवाज आ रही है। दिलकश ने एक नज़र इनायत को देखा और उसकी मदद करने के लिए कहा, मैं थक गई हिटलर। तभी अल्फेज ने बिना कुछ कहे इनायत को अपनी गोद में उठा लिया। इनायत को बहुत अजीब लग रहा था और वह अल्फेज से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे उतारे नीचे, मैं भारी हूँ। नहीं, इतनी भी भारी नहीं हो, बोलकर अल्फेज आगे बढ़ने लगा था। अशर और दिलकश ने पहले अल्फेज और इनायत को देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और दिलकश ने अशर के सामने अपनी बाहें खोल दी। अशर ने सिर हिलाकर उसे पिग्गी बैक राइड दी,
भूख के कारण दिलकश के पेट से आवाज आ रही थी। अब अशक को उन सब के लिए बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से बाकी तीनों को बहुत परेशान होना पड़ रहा था। वह तीनों भूखे और प्यासे थे पर फिर भी उससे शिकायत नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी बातें मान रहे थे। कुछ समय बाद वह चारों एक सीमा के पास पहुंचे। वो शहर की सीमा था जहां से शहर शुरू होता था। आशा और अल्फेज को सेना के जवान खड़े हुए दिखे। उन्हें देख दोनों ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन लोगों को देखते ही अल्फेज नाटक करने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा, हेल्प हेल्प हेल्प। अपनी गन लेकर सेना के जवान उनकी तरफ आए। उनमें से एक ने अश से हाथ मिलाया। अश ने उस आदमी से हाथ मिलाकर पूछा, जुनैद तुम यहाँ कैसे? कैप्टन जुनैद हैदर ने उससे कहा, जब से तुम्हारे गायब होने की खबर मिली है सारे आर्मी फोर्स में तहलका मच गया है। खान के सख्त ऑर्डर है तुम्हें ढूंढने के। अश मुस्कुराकर जुनैद के गले लग गया। फिर अश ने दिलकश का हाथ पकड़ा और वह टेंट की तरफ बढ़ने लगा। अल्फेज ने इनायत का हाथ पकड़ा और वो भी उनके पीछे जाने लगा। एक सोल्जर ने आंखें छोटी कर उन दोनों को देखा। अल्फेज ने उस सोल्जर को घूरते हुए कहा, आंखें बाहर आ जाएंगी। बोलकर उसने सोल्जर की आंखों की तरफ इशारा किया। कुछ समय बाद दिलकश और इनायत एक अलग टेंट में थी और उन्हें खाना और ज़रूरत की चीज़ दे दी गई थी। वही जुनैद, अल्फेज और अश दूसरे टेंट में कुछ ज़रूरी बातें कर रहे थे। जुनैद ने उन दोनों से कहा, तुम लोग इस वक्त यहाँ हो। यहाँ से मेन शहर 4 घंटे दूर है। जैसे कि तुमने बताया है वो औरत भेष बदलने में माहिर हैं। मेरी राय है कि लड़कियों को खान के यहाँ छोड़ दो। फिर इस लड़ाई अल्फेज ने उससे कहा, यह अगर इतनी बड़ी अपराधी है तो ऑफिसर्स उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? अश ने कुछ सोचते हुए कहा, वो अपने सारे सबूत मिटाती जाती है लेकिन इस बार मेरे पास ऐसे सबूत है जो उसे पकड़वा सकते हैं। जुनैद ने अश को देखते हुए उससे कहा, कल बॉम्ब में उसने तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट उड़ा दिया। ये सुन अश को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह औरत कितनी खतरनाक थी। अल्फेज ने गुस्से में कहा, एक शख्स के पीछे इतने लोगों को मारने से भी नहीं डर रही है यह औरत। कोई मरा तो नहीं उस ब्लास्ट में? अश ने जुनैद से पूछा। जवाब में जुनैद ने ना में सिर हिला दिया। अल्फेज ने उसे ना समझी से देखकर पूछा, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर दादा जान इस सब में शामिल थे या नहीं? अगर नहीं थे तो दिलकश और इनायत तेरे दादा जान के बेसमेंट में क्या कर रही थी? उनको किडनैप किया किसने? अश ने उसे समझाते हुए कहा, वो औरत हमारे घर के हर एक कोने से वाकिफ है। अगर मैं उसे घर के पेपर सीधे से दे देता तो एक सिंगल ब्लास्ट में वो दिल, इनायत और दादा जान को भी मार देती। उसे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। तभी जुनैद ने अश और अल्फेज को देखते हुए उससे पूछा, और ये लड़कियां हैं कौन तुम्हारी? अश ने उससे कहा, इनायत अल्फेज की कजिन है और दिल को मैंने अडॉप्ट किया है। जुनैद ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और कहा, रात में किसी भी वक्त खान यहाँ पहुँच जाएंगे, तुम लड़कियों को उनके हवाले कर देना। ये सब सुन अश ने अपने मन में सोचा, शायद कभी मुलाकात हो ना हो। सोचते हुए वह उठा और टेंट से बाहर निकल आखिरी बार दिलकश ने मिलने दूसरे टेंट में जाने लगा जहां इस वक्त दिलकश और इनायत थी। वैसे भी अश को अपनी किस्मत और वक्त दोनों पर ही भरोसा नहीं था। अश टेंट में आया और उसने दिलकश को देखा जो कि इनायत से बातें कर रही थी, या कहे तो खुद से बातें कर रही थी क्योंकि इनायत तो सो चुकी थी। दिलकश को देखकर अश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। 36 तुम क्या जानो ओह मेरे साजन। करीब 6 घंटों के बाद तैमूर खान उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर अश और दिलकश थे। इस वक्त पूरे आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। शायद ये किसी तूफान से पहले की शांति थी। अश टेंट के अंदर बैठा दिलकश का गाल सहला रहा था जो कि उसकी गोद में सो रही थी। वह गहरी सोच में खोया हुआ था, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जुनैद ने टेंट के बाहर से ही कहा, अश वह लोग आ गए हैं। कहकर वह वहां से चला गया था। अश ने दिलकश और इनायत को जगाया। वह दोनों अभी भी नींद में थी और दिलकश नींद भरी आंखों से अश को देख रही थी। अश ने दिलकश का हाथ पकड़ा कर कहा, चलो। दिलकश ने अपने दूसरे से इनायत का हाथ पकड़ा क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा था और वह तीनों बाहर आए। अश ने अपने सामने 4 रेंज रोवर्स देखी और उसे समझ आ गया था कि खान आ गए हैं। तैमूर ने अश को देख अपनी सिगरेट फेंकी और वो अश के गले लग गया था। वही दिलकश उन दोनों को नासमझी से देख रही थी। तैमूर ने अश से कहा, इनायत को उसके घर पहुंचा देंगे और दिलकश की देखभाल हम खुद करेंगे, आप बेफिक्र रहे। ये सुनकर अश ने हाँ में सिर हिलाया। ये सुनकर अचानक ही दिलकश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और उसे घबराहट होने लगी थी। वही इनायत ने ये सब देखकर डरते हुए पूछा, आप
हमें बेच रहे हैं। अल्फेज ने इनायत को घूरते हुए उसके सिर पर टपली मारी और कहा, कम फिल्में देखा करो, तुम्हें रेस्क्यू करवा रहे हैं बुद्ध। उसकी बात सुनकर इनायत ने मुंह बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इधर दिलकश ने अशर की कलाई को कसकर पकड़ा और उससे कहा, मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना तो बिल्कुल नहीं। अशर ने भारी मन से दिलकश का हाथ अपनी कलाई से हटाकर तैमूर के हाथ में दिया और कहा, ले जाए इन्हें। बोलकर वो मुड़कर वहां से जाने लगा। दिलकश ने हैरानी से अशर को देखा। उसने नामे सिर हिलाकर तैमूर से अपना हाथ छुड़ाया। तैमूर ने उसे समझाते हुए कहा, वो बाद में आएंगे। तैमूर दिलकश का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था, पर दिलकश जा ही नहीं रही थी। वो चिल्लाते हुए बस अशर को आवाज लगा रही थी और रोते हुए बस यही बोल रही थी, हिटलर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना, प्लीज नहीं। अशर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? दिलकश के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर अशर के कदम रुक गए थे। उसने अपने हाथों की कसकर मुठ्ठियां बना ली थी। वो दिलकश के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाना चाहता था पर नहीं जा रहा था। वही इस तरफ खींचातानी में दिलकश के गले में पहनी हुई चैन टूटकर जमीन पर गिर गई थी, जो अशर ने उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की थी और अपने हाथों से उसके गले में पहनाई थी। कुछ समय बाद दिलकश और इनायत तैमूर के साथ उसकी गाड़ी में थी। तैमूर तो दिलकश का चेहरा देख रहा था जो पूरे रास्ते सिर्फ रोए जा रही थी और अब वह रो रो कर बेहोश हो गई थी। उसके पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और उसे दिलकश के लिए बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ अशर टेंट में अकेला बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद वह टेंट के बाहर आया जहां पर जुनैद और बाकी सब फज्र की अजान पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। अजान सुनकर अशर को अपने दिल में कुछ एहसास हो रहा था। अशर नमाज पढ़ ले, अल्फेज ने अशर से कहा, पर साथ ही उसे अशर का जवाब पहले ही मालूम था कि वह मना करेगा। अशर ने बिना किसी भाव से उससे पूछा, क्यों? तभी अशर को ऐसा लगा कि उसे किसी का अक्स देख रहा है। उसने उस तरफ देखा जहां पर उसे मुस्कुराती हुई दिल दिखाई दी। दिलकश ने अशर के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, हिटलर, नमाज दिल के दर्द को कम करती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है दिल, मुझे कभी आराम नहीं मिला। इस दिल को हमेशा सब ने तोड़ा है, सब ने, मैं कैसे उस पर यकीन करूं? अशर ने धीरे से कहा, उस पर नहीं और किस पर यकीन करेंगे आप? बताए, है कोई यकीन करने लायक इस दुनिया में? उसने ये दुनिया बनाई है, पूरी दुनिया कादिर है, वह सब जानता है, सब हमारे भले के लिए ही करता है। अशर अपनी नम आंखों से एकटक दिलकश के चेहरे को देखने लगा था, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। तभी दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता इस बार आपको वो मिल जाए जिसकी आपको सालों से तलाश थी, सुकून। ये सुन अशर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में भी वह यही सोच रहा था कि नमाज पढ़े या नहीं। कुछ पल रुककर अशर ने अपनी आंखें खोली और वो नमाज पढ़ने लगा था। उसे खुद यकीन नहीं था कि वह इतनी आसानी और अच्छे से सारे वर्सेस कैसे बोल रहा था। अल्फेज भी उसे हैरानी से देख रहा था, क्योंकि 15 साल की दोस्ती में उसने भी अशर को कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा था। अशर को देख अल्फेज को बहुत खुशी हो रही थी और उसने दुआ करते हुए कहा, आज इसका बेड़ा पार कर ही देना मेरे रब। दूसरी तरफ खान विला में तैमूर सुबह के 4 बजे तक दिलकश और इनायत को लेकर खान विला पहुंच गया था। इस वक्त दिलकश और इनायत गेस्ट रूम में थी, जहां पर उनके साथ तैमूर की बीवी मन्नत और बहन तबस्सुम थी। दिलकश लगातार रोए जा रही थी और रो रोकर उसने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। इनायत भी उसे समझा कर शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वह भी उसे समझा में असमर्थ थी और दिलकश का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। दिलकश यहाँ पर मन्नत को जानती नहीं थी, पर वो उसे लिपट कर बस रोए जा रही थी। मन्नत ने दिलकश की पीठ सहलाते हुए उसे खुद से दूर किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा और तुम अपना नाम तो बताओ। दिलकश ने सुबकते हुए कहा, दिलकश कुरैशी, मैं 14 साल की हूँ और मैं एस्ट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ती हूँ। मन्नत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है आपका, और आप दोनों बहनें हो क्या? बोलकर उसने इनायत और दिलकश को देखा। मन्नत का सवाल सुन इनायत ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, बहनों से बढ़कर है हम। तभी फातिमा उन दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर कमरे में आई और उसी के पीछे अनम भी दिलकश और इनायत के लिए खाने की प्लेट लेकर आई। पर दिलकश ने खाने से साफ मना कर दिया था। वो जिद पर अड़ी हुई थी कि वह खाना नहीं खाएगी और उसे वापस अशर के पास जाना है। फातिमा ने उससे कहा, कुछ तो खा लो बच्चे, ऐसे भूखे नहीं रहते। दिलकश ने जिद करते हुए कहा, अभी तक हिटलर ने नहीं खाया होगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। फातिमा और अनम से उसे न समझी से देख एक साथ पूछा, हिटलर, ये कौन है?
मेरे शौहर हैं, बचपन में निकाह हुआ था हमारा, पता नहीं सबको क्या तकलीफ है, सभी हमें अलग करने पर तुले हुए हैं, दिलकश ने गुस्से में खींचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मन्नत और तबस्सुम ने एक दूसरे को देखा। तभी दिलकश फिर से रोने लगी और उसने कहा, मुझे वापस जाना है, मैं प्लीज मुझे जाने दो। इनायत ने उसे समझाते हुए कहा, अगर अशब भाई को पता चला कि तुमने इन सबका जीना दुश्वार कर दिया है तो वह बहुत नाराज होंगे। उसकी बात सुनकर दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया और वो जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी और बिना देरी किए वो खाना भी खाने लगी थी। खान विला की सभी लड़कियों दिलकश की मासूमियत को देख रही थी। कुछ देर बाद दिलकश और इनायत को सुलाने के बाद वो चारों कमरे से बाहर चली गई थी, पर दिलकश नहीं सोई थी। उन चारों के कमरे से बाहर जाते ही वह उठकर बैठ गई थी और खिड़की से बाहर देखते हुए वो फिर से रोने लगी थी और रोते रोते ही उसकी नींद लग गई थी। इस वक्त उसे अशक की बहुत याद आ रही थी। तुम क्या जानो, ओ मेरे साजन, बिरहा में होती आंखें नम, हर दस्तक पे, हर आहट पे, लगता है कि आ गए हो तुम। अगली सुबह इनायत और दिलकश सो रही थी, तभी उनके कमरे में कुछ बच्चे आए। दिलकश को अपने गाल पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था जो कि अनम का बेटा अफान था। दिलकश एकदम से उठकर बैठ गई और उसने देखा कि कमरे में कई सारे बच्चे इधर से उधर घूम रहे थे। गफ्फर ने दिलकश के पास आकर उससे पूछा, खूब खूब लड़की, आपका नाम क्या है? दिलकश ने उसे जवाब देकर कहा। वही महनूर एकटक इनायत को देख रहा था। उसने पूछा, आपका पूरा नाम क्या है? इनायत नूरजहां हाफिज। इनायत ने उससे कहा। महनूर ने उसे कहा, ओके, मुझे थोड़ा सा नूर दे सकती हो? बाजी फूफी को देना है, बहुत साव है वो। तभी मन्नत और तबस्सुम अंदर आई। मन्नत ने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, गलत बात मेहमानों को तंग नहीं करते हैं। महर ने दिलकश और इनायत को देखते हुए कहा, आपको मैंने स्कूल में देखा है। महनूर ने उसे घूरते हुए कहा, तू सबको जानती है, एक नंबर का झूठी। सारे बच्चे भागकर बाहर जाने लगे, पर गफ्फर वापस आया और उसने दिलकश की गाल पर किस किया। वही उसकी नकल कर अफान ने भी दिलकश के गाल पर किस किया। महनूर ने इनायत के गाल पर हल्का सा पिंच करके कहा, सॉफ्ट सॉफ्ट बोलकर वो सभी बाहर चले गए। तबस्सुम ने प्यार से कहा, दिल नाश्ता कर लो, मेरा मन नहीं है। दिलकश ने मना करते हुए कहा। इनायत ने उससे कहा, थोड़ा सा खा लो दिल, अशब भाईजान के लिए, क्योंकि उसे पता था अशक का नाम सुनकर दिलकश कभी मना नहीं करेगी। 37 दिल से दिल का नाता। खान विला। नाश्ते के बाद दिलकश और इनायत खान विला के सभी सदस्यों के साथ नीचे हॉल में थी। मन्नत उन्हें सभी घरवालों से मिलवा रही थी, पर इतने सारे लोगों को देख दिलकश और इनायत कंफ्यूज थी। कौन किसका भाई है और कौन किसका हस्बैंड है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इनायत ने मुंह बनाते हुए कहा और उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। वही दिलकश ने तैमूर को देखा और फिर मन्नत को, फिर उसने तैमूर की तरफ इशारा कर कहा, यह आपके हस्बैंड हैं, राइट? उसकी बात सुनकर मन्नत और साथ में सभी ने हाँ में सिर हिलाया। अनम ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो, बिल्कुल मेरी तरह। सैम ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी बीवी अनम से कहा, हाँ, एक और होती तुम जैसी तो धरती हिलाकर रख देती। ये सुन सभी हंसने लगे थे। वही अनम का मुंह बन गया था और वह सैम को घूरने लगी थी। इनायत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आई मीन आप लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे ना, बोर भी नहीं होते होंगे। उसकी बात सुनकर दिलकश ने भी सहमति से हाँ में सिर हिला दिया था। फातिमा ने अफान की पीठ को थपथपाते हुए पूछा, आप दोनों के परिवार में कौन कौन है? इनायत ने मुंह बनाते हुए कहा, अम्मी, अब्बू और सिर्फ मैं, अकेली औलाद होना बहुत मुश्किल काम है। अनम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, निकाह से पहले मैं भी बोर जाती थी। तभी दिलकश ने कहा, मेरी तो ना अम्मी है और ना अब्बू, सिर्फ हिटलर है, वही मेरी अम्मी है, वही अब्बू है, वही भाई है और वो ही दोस्त भी। बोलते हुए आखिरी के शब्द दिलकश ने धीमी सी आवाज में कहा था, दोस्त की जगह वो कुछ और कहने वाली थी। तबस्सुम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो, जब तक आपके हिटलर मेरा मतलब अशा अपने मिशन से वापस आते हैं तब तक हम एक ट्रिप प्लान करते हैं। आपके समर वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो इसका इस्तेमाल किया जाए। ये सुन इनायत ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। तभी तैमूर को एक कॉल आए और उसने कॉल रिसीव किया। तैमूर ने इनायत को देखते हुए कहा, बेटा इनायत, आपके अब्बू का कॉल है। इनायत ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बात नहीं कर रही हूँ उनसे, बोले मैं बिजी हूँ।
तैमूर ने उससे कहा, बच्चे, वो आपको लेने आ रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं जाना। आप उनसे कह दे कि मुझे समर वेकेशंस तक के लिए भूल जाए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, प्लीज़। इनायत ने कहा और उसने पप्पी आइज बनाकर तैमूर को देखा। इनायत की बातें सुनकर दिलकश का ध्यान भटक गया था और वो हंसने लगी थी। उसके बाद अनम और तबस्सुम ने अपनी बातों से उसका ध्यान भटका दिया था। वो लोग दिलकश से फैशन, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करने लगी थी। अचानक तबस्सुम का ध्यान दिलकश के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर गई, जो आधा टूटा हुआ था, और बातें करते हुए दिलकश की उंगलियां उस ब्रेसलेट से खेल रही थी। तबस्सुम ने उत्सुकता से उससे पूछा, दिल, आपको ये ब्रेसलेट किसने दिया? दिलकश का ध्यान उस ब्रेसलेट पर गया और उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे 11th बर्थडे पर मिस्टर हिटलर ने दिया था। यह आधा टूट गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। तबस्सुम ने उसे अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा, ओह अच्छा, मेरे पास भी सेम ऐसा ही है। तभी आवाज़ सुनकर अफान की नींद खुल गई तो तबस्सुम उसे दोबारा सुलाने लगी थी। आपको ये ब्रेसलेट किसने दिया? दिलकश ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। तबस्सुम ने मुस्कुराते हुए कहा, जोहेब ने, मेरे हस्बैंड है। तभी फातिमा ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अच्छा गर्ल्स, बताओ लंच में क्या खाओगी? ये सुन तैमूर ने जल्दी से कहा, फातिमा रहम करो, वो बच्चियां हैं, मन्नत आप बना दे कुछ, हम। क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि फातिमा कितना अच्छा खाना बनाती है। मुस्तफ़ा ने वहां आते हुए कहा, ओके सो गर्ल्स, द मोस्ट हैंडसम बट मैरिड मैन ऑफ खान इज हेयर। जरा बताना चाहेंगी आपको कहाँ घूमने जाना है? वह सभी लोग कई सारी घूमने की जगह बताने लगे थे, जैसे हिल स्टेशन, बीच और भी कई जगह। दिलकश उन सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो शरीर से तो यहाँ मौजूद थी, पर उसका दिमाग और दिल अश के पास ही था। दूसरी ओर मन्नत अपने साथ तैमूर को लेकर किचन में आए और उसने कहा, कुछ करे तैमूर, मुझसे नहीं देखा रहा है बच्ची का उदास रहना। क्या करूं मैं, बताया आप। मैंने अपने आदमी भेजे हैं अश की मदद के लिए, लेकिन वो खुददार इंसान है, भूखा रह सकता है लेकिन किसी की मदद नहीं ले सकता है। तैमूर ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी उन दोनों के हौल से दिल के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आए और उन्होंने देखा कि मुस्तफ़ा की बातें सुनकर दिलकश जोर जोर से हंसे जा रही थी। दिन तो इसी तरह से बीत गया था। सभी ने साथ में लंच कर लिया था और लंच के बाद मन्नत सभी बच्चों के साथ दिलकश और इनायत को भी ऊपर रूम में ले गई थी। जहां बच्चे सो रहे थे वहीं इनायत तो गफ्फर की कहानी सुन रही थी। इस वक्त भी दिलकश अकेली बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। इसी तरह दिन डूब गया और रात हो गई थी। दिलकश मगरिब सलाह पढ़ते हुए अश की वापसी, उसकी सुरक्षा और लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी। मन्नत दरवाजे पर खड़ी मासूम दिलकश को देख रही थी। दिलकश के आंसू देख उसके दिल में दर्द उठ रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वह दिलकश के पास आए और उसने दिलकश को गले लगा लिया। मन्नत ने दिलकश का सिर सहलाते हुए कहा, शहर दिल, चुप हो जाओ, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आपके मिस्टर हिटलर जल्द वापस आएंगे, भरोसा रखो। दिलकश ने अब जोर जोर से रोते हुए कहा, वो नहीं आए तो मैं तो फिर से अनाथ हो जाऊंगी। कमरे के बाहर गेट पर खड़ी तबस्सुम, फातिमा और अनम भी उनकी बातें सुन रही थी और उन्हें भी दिलकश और अश के लिए बुरा लग रहा था, साथ ही उनकी आंखें भी नम हो गई थी। मन्नत ने दिलकश से कहा, ऐसा नहीं बोलते हैं दिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अच्छा सोचो और पहले तो आंसू पोंछो और मैं तुम्हें एक हैरानी की बात बताती हूँ। ये सब बोलकर मन्नत उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपने आंसू साफ किए तो मन्नत ने उससे कहा, आपको पता है आपका रोना, आपका हंसना सब आपके मिस्टर हिटलर को महसूस हो रहा होगा। सोचो अब उनका दिल कितना दुखेगा अगर उन्हें महसूस हुआ कि आप इस तरह से रो रही हो। बोलते हुए वो अपने दुपट्टे से दिलकश का चेहरा साफ करने लगी थी। ज्यादा रोने के कारण दिलकश हिचकियां लेने लगी थी और उसने हिचकियां लेते हुए कहा, लेकिन उनको महसूस होगा तो होगा कैसे? वो मुझसे इतनी दूर है, क्योंकि आप दोनों का दिल से दिल का नाता है। मैंने कभी नहीं देखा और ना ही मैं आपके मिस्टर हिटलर से कभी मिली हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों से जान चुकी हूँ कि आप दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा रिश्ता है और यह बातें आपको बड़े होकर समझ आएगी। ये जो दिल है ना हमारा, यह उसी के लिए धड़कता है जिसके लिए हम बने होते हैं। बोलते हुए वो दिलकश का हेयर बैंड ठीक करने लगी थी। उसकी बात सुनकर दिलकश ने हाँ में सिर हिलाते हुए बेहद मासूमियत से पूछा, तो फिर मैं ना रोऊं? मन्नत ने ना में सिर हिलाया। तभी दिलकश ने अपनी पलकें झपकाते हुए उससे पूछा, जब आप रोती हो तो आपके हस्बैंड को भी पता चल जाता होगा ना? मन्नत ने उसका चेहरा देखा और वो मुस्कुरा दी। रोने की वजह से दिलकश का पूरा चेहरा और नाक लाल हो गई थी।
मन्नत ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो मुझे रोने ही नहीं देते और हाँ, मेरे दिल की बात जुबान पर आने से पहले ही समझ जाते हैं वो। उसकी बात सुनकर दिलकश की आंखों के सामने अश का चेहरा आ रहा था और उसने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, हम हिटलर भी ऐसे ही है, उन्हें पता होता है कि मुझे किस दिन पैनकेक खाना होता है और किस पराठे, कभी कभी तो वो मेरे लिए पूरियां भी बना देते हैं। तभी मन्नत को ढूंढते हुए तैमूर वहां आया और उसने कहा, बेगम बात सुने। दिलकश ने तैमूर को देख अपनी नाक सिकुड़ते हुए जल्दी से कहा, मत सुने इनकी बात आपको पता है यह उस दिन सिगरेट पी रहे थे। ये सुन मन्नत ने तैमूर को घूरते हुए देखा। वही तैमूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि मन्नत की दी हुई सज़ा बड़ी ही खतरनाक और मुश्किल होती थी। मन्नत ने तैमूर को जलती हुई निगाहों से घूरते हुए कहा, अच्छा अभी बताती हूँ आपको। गफ्फर, मेहनूर और सभी बच्चों सुन लो, कोई भी इन 6 फीट 2 इंच के आदमी से कोई बात नहीं करेगा, ना ही मैं और ना ही आप सब। तैमूर ने जल्दी से ना में सिर हिलाया। वही दिलकश को तैमूर का चेहरा देख बहुत हंसी आ रही थी और उसने अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखकर कहा, मिस्टर हल्क, जब तक आप मुझे मेरे हिटलर के पास वापस नहीं छोड़ आते, मैं आपको ऐसे ही तंग करूंगी। उसका चेहरा देख तैमूर मुस्कुराने लगा था क्योंकि दिलकश बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तैमूर ने अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट निकाली और दिलकश को देते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे। दिलकश ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा, आपको कैसे मालूम मुझे ये वाली चॉकलेट पसंद है। बोलते हुए उसने तैमूर के हाथ से चॉकलेट ले ली थी। तैमूर ने उसे जवाब देते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं आपके मिस्टर हिटलर को जानता हूँ। ये सुन दिलकश के चेहरे पर बड़ी ही मुस्कुराहट आ गई थी और उसे अच्छे से विश्वास हो गया था कि यही आदमी उसकी मदद कर सकता है और उसने कहा, आप तो इतने अच्छे हैं और इतने हैंडसम हैं और बहादुर भी, प्लीज़ मेरी हिटलर से एक बार बात करवा दे। तैमूर उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने दिलकश के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा बच्चुन, अभी मेरी शिकायत की मेरी बीवी से, देखो कैसे गुब्बारा बनकर घूर रही है मुझे। दिलकश ने सिर घुमाकर मन्नत को देखा जो हाथ बांधे अपनी जलती हुई निगाहों से तैमूर को घूर रही थी। तैमूर ने उससे धीरे से कहा, और मैं जल्द ही बात करवाऊंगा आपकी हिटलर से, पर आप वादा करेगी कि आप रोएंगी नहीं। दिलकश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वादा। वैसे आपका नाम तैमूर क्यों है? तैमूर ने उठते हुए कहा, पता लगा लो, आप तो बहुत होशियार हो। मिस्टर तैमूर, वादा नहीं भूलना, मुझे कराटे आते हैं। दिलकश ने कहा। तैमूर ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, जी जरूर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसकी बात सुनकर दिल खुश हो गई थी और उसे विश्वास हो गया था कि तैमूर उसे अश के पास लेकर जाएगा। इधर इनायत को मुस्तफ़ा और गफ्फर फ्रैंक सिखा रहे थे जिन्हें वो अल्फेज पर ट्राई करने के लिए सीख रही थी। क्या तैमूर मिलाएगा दिलकश को अश से? जानने के लिए पढ़ते रहिए। स्पॉइलर ऑफ चैप्टर 40। अश सब कुछ ठीक कर आज इतने दिनों बाद वापस खान विला लौट रहा था तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अश का ध्यान अपने फ़ोन की तरह गया और उसने डैशबोर्ड से अपने फ़ोन को उठाकर देखा। उसे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था पर अगले ही पल मैसेज देखते ही अश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अश एकटक अपने फ़ोन में उस फोटो को देख रहा था जो उसे दिलकश ने ही भेजी थी। फोटो में दिलकश ने लाल रंग का नया सूट पहना हुआ था, साथ ही हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायलें पहनी हुई थी। अश उस फोटो को देखकर मुस्कुरा रहा था जिसमें दिलकश बेहद खूबसूरती लग रही थी। अश ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मेरी छोटी सी दुल्हन, माय बेबी बेगम, 38, आपका सिर फोड़ दूंगी मैं। दिल पर हमला। 2 हफ्ते बाद दिल को अब अच्छे से एहसास हो गया था कि अश ठीक ही है। उसी पर दिल ने टीवी पर यह खबर देख ली थी कि अश जिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता था वो जगह बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दी गई थी। अब दिलकश अश के लिए बहुत ही बेचैन और परेशान थी। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। अगर मन्नत उसे समझाकर सुला देती थी तो वह उसके जाने के बाद उठकर रात में फिर रोने लगती थी। वही इनायत के साथ रहकर दिल का ध्यान थोड़ा सा ही सही भटक तो जाता था, लेकिन उसके अम्मी और अब्बू भी उसे 2 हफ्ते पहले ही वापस ले गए थे क्योंकि उसके अम्मी और अब्बू से और अकेला नहीं छोड़ सकते थे। आखिरकार अब उन्हें याद ही गया था कि उनकी एक बेटी है। तैमूर और मन्नत, साथ ही उनका पूरा परिवार दिलकश का ध्यान न्यूज़ से भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे जो खबरें अब हर न्यूज़ चैनल और अखबारों में आए दिन आ रही थी। पीछे 2 हफ्तों से ही दिलकश अकेली बैठी बस एक जगह पर देखती रहती थी और उसे इस तरह से देखकर खानविला के सभी सदस्यों को अच्छा नहीं लग रहा था। तबस्सुम ने दिलकश के लिए सभी फैमिली मेंबर्स के साथ एक छोटी सी ट्रिप प्लान की थी पर दिलकश उनके साथ जाने के लिए राजी ही नहीं थी। जब तैमूर ने उसे समझाया तब जाकर वह मानी थी।
तैमूर ने उसे समझाते हुए कहा, चली जाओ बच्चा, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। उसकी बात मानकर दिलकश ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे हाँ करते देख सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे थे। कुछ देर बाद वो सभी ट्रिप पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे। दिलकश उन कपड़ों को देख रही थी जो मन्नत उसके लिए लाई थी। इस वक्त भी कपड़ों को देख उसके दिमाग में यही चल रहा था कि पेंट हाउस में जब वो अर्श के साथ रहती थी तो अर्श ही उसके लिए कपड़े और उसकी पसंद का सारा सामान लाता था। तभी फातिमा और अनम ने उसे उदास देख साइड हक किया। अनम ने उससे कहा, मन में जो भी बात हुआ करे खुलकर बताया करो दिल, ऐसे घुट घुट कर रहना अच्छी बात नहीं। तबस्सुम भी वहां आए और उसने बेड पर कुछ शॉपिंग बैग्स रख दिए। दिलकश ने उससे पूछा, इसमें क्या है? तबस्सुम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए और अच्छे अच्छे कपड़े। मैं आपके लिए जीन्स, टॉप, सूट, स्कार्फ, बूट्स, सैंडल्स, गॉगल, वॉच और भी कई सारी चीजें लाई हूँ। दिलकश ने ना में सिर हिलाते हुए उससे कहा, नहीं, मैं इतना सब नहीं ले सकती हूँ। फातिमा ने दिलकश के गाल खींचते हुए कहा, क्यों नहीं मेरी गुलाब जामुन? अल्लाह तुम कितनी प्यारी हो। अनम ने दिलकश का हाथ पकड़ उसे बेड से उठाया और जल्दी से कहा, चलो सब ट्राई करके दिखाओ मुझे अभी के अभी, चलो चलो। बोलते हुए वो दिलकश को वॉशरूम की तरफ ले जाने लगी थी। तब तक फातिमा ने दिलकश का कमरा साफ कर दिया था। दिलकश ड्रेस ट्राई करके वॉशरूम से बाहर आए, वही गफ्फर और बाकी बच्चे वहां आए। गफ्फर ने दिलकश को देखकर कहा, दिल आपको पता है मैं हैंडसम और आप ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है बेबी। बोलकर उसने गफ्फर के गाल पर किस किया। गफ्फर ने अपने दिल पर हाथ रखकर नाटक करते हुए कहा, हाय रे मेरा दिल गया। बोलकर वो बेड पर गिर गया और उसकी एक्टिंग देखकर दिलकश के साथ सभी हंसने लगे थे। कुछ समय बाद सभी लोग बस में थे। मुस्तफ़ा बस चला रहा था और बाकी फैमिली मेंबर्स में से बच्चे और औरतें जोर जोर से गाना गा रहे थे। सैम ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, बस करो, अब पूरे शहर को क्या बताने की जरूरत है कि तुम लोग घूमने जा रहे हो। दिलकश ने हल्का सा हंसकर उससे पूछा, शायद आप लोग काफी टाइम बाद साथ घूमने जा रहे हैं, है ना? उसकी बात सुनकर सैम ने हाँ कह दिया था। अचानक दिलकश की नज़र तैमूर पर पड़ी जो बस की आखिरी सीट पर अकेला बैठा एक किताब पढ़ रहा था। दिलकश जाकर तैमूर के पास बैठी और उसने पूछा, आपसे एक बात पूछे मिस्टर हल्क? बोलते हुए उसने चिप्स का पैकेट खोला और वह चिप्स खाने लगी थी। तैमूर ने किताब में देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। दिलकश ने उससे पूछा, आप एकदम चुप रहने वाले और आपकी बीवी चुप ना होने वाली पर्सनैलिटी है, तो आप दोनों रहते कैसे हो साथ में? तैमूर ने दिलकश को देखते हुए कहा, जवाब आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप बहुत छोटी है मिस हरिकेन। अपने लिए नया नाम सुन दिलकश मुस्कुराए और चिप्स खाते हुए वो तैमूर से उसे परेशान के लिए कई सारे बेतुके सवाल करने लगी, पर तैमूर परेशान नहीं हुआ और उसने शांति से दिलकश के हर सवाल का जवाब दिया था। फिर दिलकश पैर पटकते हुए वहां से उठकर महनूर के पास जाकर बैठ गई और उसने मुंह बनाकर खुद से कहा, ये तो मुझसे तंग ही नहीं हुए। अगर यह मुझसे तंग नहीं होंगे तो मैं वापस हिटलर के पास कैसे जाऊंगी? तभी महनूर ने दिलकश की बात सुनकर उससे कहा, ओह अच्छा, तो ये प्लानिंग है। दिलकश ने उसे देख धीरे से कहा, मैंने जोर से बोला, जी बिल्कुल, महनूर ने उससे कहा। दिलकश ने उदास होकर उससे कहा, अच्छा तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? इंतजार। जब अब्बू ने कहा है कि तुम्हारे मिस्टर हिटलर आएंगे तो वो जरूर आएंगे और वो वापस आए तो तुम अपने स्टाइल में वेलकम करना उनका। महनूर ने तिरछा मुस्कुराते हुए उससे कहा, और उसकी बात सुनकर दिलकश के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि अर्श के वापस आने पर उसके साथ क्या करना है। कुछ समय बाद वो सभी एक हिल स्टेशन पहुंच गए थे। सबसे पहले सभी अपने होटल रूम में जाकर फ्रेश हुए। होटल में दिलकश का कमरा मन्नत और तैमूर के पास वाला ही था। फ्रेश होने के बाद वो सभी होटल के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आए, जहां पर दिलकश उन सभी की बातें सुनते हुए अपना बर्गर खा रही थी। अचानक दिलकश को खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई और वो अपने आसपास देखने लगी थी, पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। दिलकश को इस तरह से घबराते देख सैम ने उससे पूछा, क्या हुआ दिलकश? दिलकश ने उसे देखकर अटकते हुए कहा, वो शायद यहाँ कोई है, मुझे डर लग रहा है। बोलते हुए वो डरकर अपने पास बैठी फातिमा के पास खिसक गई थी और फातिमा ने अपने हाथ उसके इर्द गिर्द लपेट दिए थे। वही दिलकश की बात सुनकर सैम खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट में मौजूद हर इंसान को घूरने लगा था। मुस्तफ़ा ने उसे देखकर कहा, लो इनका घूरना मोड शुरू, बैठ जाए भाईजान। हो सकता है कि दिलकश को गलतफहमी हुई हो या उसका वहम हो। लेस देन उसकी बात पर सैम ने हाँ में सिर हिला दिया और वो बैठकर अपना खाना खाने लगा था।
रात का वक्त, सभी लोग शाम में घूमने गए थे और डिनर करने के बाद वह सभी वापस होटल जा रहे थे क्योंकि होटल कुछ ही दूरी पर था जिस वजह से वह सभी पैदल ही जा रहे थे। तैमूर बिल पे कर रहा था और बाकी सब बाहर खड़े उसका ही इंतजार कर रहा था। अचानक दिलकश की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो पूरे काले कपड़े पहना था और उसने अपनी गन दिलकश पर पॉइंट की हुई थी। वह आदमी थोड़ी दूरी पर एक घर की छत पर खड़ा हुआ था। उस आदमी की गन दिलकश के सीने पर पॉइंट की हुई थी। इससे पहले वो आदमी दिलकश को शूट करता, किसी ने दिलकश को गोद में उठाकर उसे बचा लिया और ये देख वो शूटर वहां से भाग गया। तैमूर ने सैम और मुस्तफ़ा से कहा कि वो बच्चों और औरतों को लेकर होटल जाए और जोहेब उस शूटर को पकड़ने उसके पीछे चला गया था। दिलकश बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और वो तैमूर का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। तैमूर ने उससे कहा, जाओ दिलकश, मुस्तफ़ा के साथ जाओ, ज्यादा लोग साथ होंगे तो वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। दिलकश की आंखें डर के कारण आंसू से भरी हुई थी और अब उसकी आंखों से आंसू भी झरने की तरह बहने लगे थे। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ गलत किया है क्या? वो मुझे मारना चाहता था, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। इस वक्त तैमूर को उस शूटर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लोग बिना किसी कारण के मासूमों का कत्ल करते हैं और वो भी बदले के नाम पर, और वो बदला भी किसी एक आदमी से लेना है, उसके लिए ये लोग कई मासूमों का कत्ल करते हैं। दिलकश सभी के साथ होटल के लिए निकल गई थी, वही तैमूर भी अब उस शूटर को पकड़ने के लिए चला गया था। होटल पहुंचकर मन्नत ने बाकी सब के साथ मिलकर दिलकश को संभाला। रात के 1 बजे जोहेब और तैमूर वापस होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुस्तफ़ा और सैम को बताया कि वो शूटर पकड़ा गया है। इस वक्त वो शूटर अशर के पास है और वो जल्द ही सब कुछ ठीक करके वापस आ जाएगा। कुछ ही पलों में तैमूर का फ़ोन बजा और तैमूर को अच्छे से पता था कि फ़ोन किसका है। तैमूर ने मन्नत को बुलाकर उससे कहा कि वो दिलकश को जगा दे क्योंकि कॉल अशर का था। मन्नत ने दिलकश के कमरे में जाकर उसे जगाया। दिलकश अभी भी नींद में थी। मन्नत ने फ़ोन को उसके कान पर लगाया और जैसे ही दिलकश को अशर की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, उसकी आंखों से पूरी नींद गायब हो गई। दिलकश जल्दी से उठकर बैठी और वो सिसकने लगी थी। उसके रोने की आवाज़ सुन दूसरी तरफ से अशर ने धीरे से कहा, दिल, आपका सिर फोड़ दूंगी मैं। दिलकश ने रोते हुए बीच में कहा और उसकी बात सुनकर अशर को हल्की सी हंसी आ गई थी। लेस देन 39, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। 1 हफ्ते बाद अशर से फ़ोन पर बात करने के बाद से ही दिलकश बहुत खुश थी और वह अब रो भी नहीं रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख खान विला के सभी सदस्य भी खुश थे। अब वह सभी के साथ पूरी ट्रिप को एंजॉय कर रही थी। खासतौर पर वह अपने मिस्टर हल्क को परेशान कर रही थी। आज वो सभी एक दूसरे हिल स्टेशन घूमने आए थे और स्विमिंग करने के बाद वह सभी अब कॉटेज वापस जा रहे थे। सभी बच्चे थककर अपनी माँ या बाबा की गोद में सो रहे थे। वही दिलकश मन्नत के पास बैठी हुई थी और मन्नत ने उसे अपनी शॉल से पूरी तरह से कवर कर रखा था। कॉटेज पहुंचते ही सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। वही दिलकश तो सीधी किचन में आए और ग्लास में पानी लेकर पानी लेने लगी। कुछ ही पलों में तैमूर किचन में आया। तैमूर ने अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ी, फिर उसने अपने लिए पानी लेकर पिया और कॉफ़ी बनाने लगा। दिलकश ने उससे पूछा, मिस्टर हल्क, आप थकते नहीं हैं? आप थक गई? तैमूर ने उससे पूछा। जवाब में दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया और थकान के कारण उसने उबासी ली। तभी तैमूर का फ़ोन बजा। तैमूर ने दिलकश को देखा जो बड़ी आशा से उसे ही देख रही थी। तैमूर ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन दिलकश को पकड़ा दिया। दिलकश ने खुशी से उससे कहा, थैंक यू बोलकर उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से दिलकश को अशर की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, दिल। उसकी आवाज़ सुनकर दिलकश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी जिसका उसे एहसास भी नहीं था और उसने मासूमियत से पूछा, हिटलर, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? पूछते हुए अशर गहरी सांस ले रहा था। दिलकश ने उससे कहा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ हिटलर, आप इतनी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? अशर ने कुछ पल रुककर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं। तुम आ सकती हो मुझसे मिलने, बस थोड़ी देर के लिए। वैसे तो अशर उसकी जान को खतरे में डालकर उसे अपने पास बुलाना नहीं चाहता था, पर अब उससे और रुका नहीं जा रहा था और उसे बस दिलकश को देखना था क्योंकि उसने पिछले 3 हफ्तों से दिलकश को नहीं देखा था। दिलकश ने फ़ोन पर अमम करके भौहें चढ़ाकर तैमूर की तरफ देखा। तैमूर ने हाँ में सिर हिलाया तो दिलकश के चेहरे पर बड़ी ही मुस्कुराहट आ गई थी और अशर से मिलने आने का बोलकर उसने कॉल कट कर दिया था। पर दिलकश इस बात से अनजान थी कि अशर ठीक तो है, पर इस वक्त उसका शैतानी या बीस्ट मोड ऑन था और जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में वो दिलकश को अपने पास बुलाना चाहता था। वो इतनी आसानी से अपनी अम्मी और उस शूटर को आसान मौत नहीं देने वाला था।
वह उन दोनों को ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था और उन्हें पुलिस कस्टडी में भी नहीं दे रहा था। उसके साथ काम करने वाले उसे लगातार फोर्स कर रहे थे कि वह उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दे, पर अश की कई बातें सुनकर वैसे ही सबके मुंह सिल गए थे। उसने कॉन्फ्रेंस रूम में सभी ऑफिसर्स के सामने कहा था, अब पकड़ में आया तो इनके हवाले कर दूं। यह क्या मजाक है? पहले कहाँ थी आपकी यह पुलिस और कानून? अब पूरी कायनात को याद आ गया कि वह दोनों क्रिमिनल है। सब के सब अंधे हैं या बनते हैं? साथ ही उसने अपने तर्कों से परमिशन ले रही थी और इस वक्त वो दोनों अश के पास थे और किसी को नहीं पता था कि अश ने उन्हें कहाँ रखा है। बाकी अश के सहकर्मी हैरान थे कि अश ने आखिर यह सब किया कैसे। अब अश तो अश थे, उसने अपनी होशियारी से ही यह सब किया था। शाम का वक्त। इस वक्त अश एक कैफे की रूफटॉप पर खड़ा दिलकश का इंतजार कर रहा था। अल्फेज ने उससे कहा, अश आराम कर ले, अभी उन लोगों को यहाँ पहुँचने में 1 घंटा और लगेगा। अश ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद की और कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर बाद वहां पर मलिहा आए और उसने अश से कहा, अश मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। ये कैफे मलिहा के ही बॉयफ्रेंड का था और यहाँ आने से पहले अश को इस बारे में पता नहीं था। जिसको मलिहा याद नहीं वो शुरुआत के चैप्टर पढ़ ले। मलिहा वही है जिसने अपनी कार से अश की दीदा और दिलकश की अम्मा का एक्सीडेंट किया था। अब अश ने उसका इल्जाम अपने सिर क्यों लिया था, ये तो बाद ही बात है, कहानी पढ़ते रहोगे तो सब पता चल जाएगा। अश ने अपनी आंखें खोली और मलिहा को देख दांत पीसते हुए कहा, तो तुम खुद ठुस लो, मुझे भूख नहीं है। मलिहा को देख अल्फेज ने आंखें रोल की और वो एक तरफ खड़ा हो गया था। मलिहा ने अश का हाथ पकड़ा तो अश ने उसका हाथ झटक कर कहा, दूर रहो। वही तैमूर ने अपनी गाड़ी कैफे के बाहर रोकी और वो दिलकश को लेकर कैफे के अंदर आया। तैमूर ने रिसेप्शनिस्ट से अश के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूफटॉप पर जाने के लिए कहा। दिलकश उत्सुकता से तेजी से भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी थी और तैमूर उसके पीछे चल रहा था। इधर रूफटॉप पर मलिहा ने मुंह बनाकर अश को देखा और वो अश के चेहरे के करीब आई। अश उसे ना देखकर दूसरी तरफ देख रहा था, तभी मलिहा ने उसके गाल पर किस कर लिया और अगले ही पल अश ने एक थप्पड़ मलिहा के गाल पर मार दिया था। मलिहा को अश के गाल पर किस करते देखकर रूफटॉप के गेट पर पहुंची दिलकश के कदम रुक गए और उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसे खुद समझ नहीं थी कि यह एहसास क्या था, क्यों उसे अश को मलिहा के पास देख बुरा लग रहा था। क्या ये प्यार था या धोखा? क्या था? क्या कुछ ऐसा था उनके बीच जिस वजह से उसे यह एहसास हो रहा था? वह तो अश की कोई भी नहीं थी, या फिर बीवी। दिलकश की आंखों से आंसू लुढ़कते हुए उसने गालों पर आ गए थे। उसके पिछड़ खड़ा तैमूर उसे परेशानी से देख रहा था। दिलकश अपने कदम पीछे लेने लगी और वो अपने पीछे खड़े तैमूर से टकरा गई। तैमूर ने उसे कंधों से पकड़कर कहा, आराम से दिल। ये सुनकर अश ने गेट की तरफ देखा और दिलकश को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो यही सोच रहा था कि दिलकश ने ये सब देख लिया और वो उसे गलत सोच रही होगी। अश ने मलिहा को गुस्से में वहां से जाने को कहा तो मलिहा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दिलकश की आंखों से लगातार बहते आंसू देख अश को बुरा लग रहा था और वो लंबे लंबे कदम लेकर उसके सामने आया। अश को देख दिलकश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी। अश ने तैमूर को साइड हक किया और कहा, अस्सलामुअलैकुम। तैमूर ने उससे हाथ मिलाया और अश को देख हल्का सा मुस्कुरा कर वह अल्फेज के साथ नीचे जाने लगा था। वही दिलकश के हाथों की मुठियां बनी हुई थी और उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। अश ने दिलकश का हाथ पकड़ा और वो उसे टेबल के पास लेकर आया। अश कुर्सी पर बैठ गया और दिलकश को पास खींचकर उसने कहा, मैं सफाई देना पसंद नहीं करता, लेकिन तुम सच जानना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। बोलते हुए अश की नजरें दिलकश के चेहरे पर थी। आखिर 3 हफ्ते बाद वो दिलकश का चेहरा देख रहा था। दिलकश ने नीचे देखते हुए ना में सिर हिलाया। अश ने धीरे से उससे कहा, दिल। और अब क्या था? बस दिलकश का अब तक दबा हुआ गुस्सा आपे से बाहर हो गया और उसने अश के गाल पर एक तेज थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की तेज आवाज सुनकर सीढ़ियों से नीचे उतरते अल्फेज ने हंसते हुए तैमूर से कहा, लगता है कि दिल के हिटलर की पिटाई हो रही है। अल्फेज की बात सुनकर तैमूर को भी हल्की सी हंसी आ गई और वो दोनों नीचे जाकर कॉफी पीने लगे थे। इधर ऊपर टेरेस पर अश की आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसने अपने गाल पर हाथ रखा जो लाल हो गया था। वो बेहद हैरानी से दिलकश को देख रहा था जिसका पूरा चेहरा और खास तौर पर उसकी नाक गुस्से में लाल हो गई थी। दिलकश ने चिल्लाकर उससे कहा, अगर कोई लड़की आपको किस करेगी तो आप करने देंगे? यहाँ से फेंका नहीं गया उस लड़की को, आपको फेंकूं मैं अब? अश ने उसे देख धीरे से कहा,
दिल मैंने मारा तो उसको एक थप्पड़। एक से क्या होगा, बताया अब क्या होगा, ऐसी लड़कियों का तो मैं गला दूं। गुस्से में ये कहते हुए दिलकश ने अर्श की गर्दन पर अपने छोटे छोटे से हाथों से पकड़ लिया था। दिलकश की हिम्मत और जलन देख अर्श मुस्कुराना चाहता था, पर क्या अर्श की इतनी हिम्मत कि उसकी दिल के नाराज होने पर वह मुस्कुरा जाए। अर्श ने मासूम सा चेहरा बनाकर उससे कहा, अच्छा अच्छा, अब मैं मर जाऊंगा तभी मानोगी क्या? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दिल। दिलकश ने अर्श को घूरते हुए उसके पेट पर एक मुक्का मारा और दांत किटकिटाते हुए कहा, मिस? ऐसी लड़कियों के बीच में ही मजे ले रहे थे ना आप, मुझे क्या खाक मिस किया होगा? अर्श ने उसे देखते हुए कहा, ए लड़की, ऐसा नहीं है, मैं किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता। पर दिलकश तो अभी भी उसे जलती हुई निगाहों से घूर रही थी और उसने कहा, हिटलर घर चलो, आपकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। अर्श ने अपने हाथ उसने इर्द गिर्द लपेटे और उसके गालों पर, माथे पर और आखिर में उसकी नाक पर किस करके पूछा, अब भी नाराज हो? दिलकश ने कुछ पल अर्श को देखने के बाद ना में सिर हिलाया और अर्श को हक कर लिया। अर्श ने उसके बालों पर किस किया। दिलकश उससे दूर हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। इतना कहकर दिलकश ने अपने दुपट्टे से अर्श का गाल साफ किया और उसके गाल पर किस करके कहा, मेरे हिटलर। उसका चेहरा देख अर्श को हल्की सी हंसी आ गई। तभी दिलकश ने बेहद मासूमियत से उससे पूछा, हिटलर, आपको डर नहीं लगता कि मुझे भी ऐसे किसी ने किस किया तो? अर्श ने दिलकश का दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, ये एक वादा है। बोलकर उसने दिलकश के माथे पर चूम लिया और यह एक प्रोमिस किस थी। दिलकश ने अर्श के बाल बिगाड़ते हुए कहा, हम घर कब जाएंगे? अर्श के बालों की पिग टेल्स बनाना दिलकश बहुत मिस कर रही थी। परसों, अभी तुम्हें खान के साथ वापस जाना होगा, मैं आऊंगा परसों बारात लेकर। इतना कहकर अर्श ने दिलकश की तरफ आई विंक की, तो दिलकश ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने अर्श को बेहद विश्वास के साथ देखते हुए कहा, जल्दी आना। अर्श ने हाँ बोलकर दिलकश को उसकी चैन और लॉकेट पहनाया जो गिर गई थी और बाय बोलकर उसे तैमूर के साथ वापस भेज दिया। 40 लिप किस। 2 दिन बाद अर्श सब कुछ ठीक कर आज इतने दिनों बाद वापस खान विला लौट रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अर्श का ध्यान अपने फोन की तरह गया और उसने डैशबोर्ड से अपने फोन को उठाकर देखा। उसे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था, पर अगले ही पल मैसेज देखते ही अर्श के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अर्श एकटक अपने फोन में उस फोटो को देख रहा था जो उसे दिलकश ने ही भेजी थी। फोटो में दिलकश ने लाल रंग का नया सूट पहना हुआ था, साथ ही हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायलें पहनी हुई थी और फोटो में वो किसी प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी। अर्श उस फोटो को देखकर मुस्कुरा रहा था जिसमें दिलकश बेहद खूबसूरती लग रही थी। अर्श ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मेरी छोटी सी दुल्हन, माय बेबी बेगम। वही खान विला में दिलकश पोज कर रही थी और फातिमा उसके कई सारी फोटो ले रही थी, साथ ही अनम और तबस्सुम। साथ सभी फैमिली मेंबर्स ने उसे तोहफे दिए क्योंकि आज ईद थी। तभी मन्नत एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर लेकर आए और उसने वो दिल को देकर कहा, ये ईदी है आपकी, ईद मुबारक दिलकश। ये सुन दिलकश ने खुशी से उछलते हुए कहा, ईदी भी मिलती है? मैं अब हिटलर से अगली पिछली सारी ईदी लूट लूंगी। मन्नत ने मुस्कुराते हुए आयतल कुर्सी पर दिलकश की खुशियों के लिए दुआ मांगी, साथ ही तबस्सुम, अनम और फातिमा ने भी उसकी खुशियों के लिए दुआ मांगी। तभी एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर दिलकश भागते हुए नीचे आए। जैसे ही यश खान विला के अंदर आया, दिलकश ने एकदम से उसे हक कर लिया और अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट दिए थे। ऐसे अचानक गले लगने पर पहले तो अर्श एक कदम पीछे हट गया, फिर दिलकश को देख मुस्कुरा कर वो उसका सिर सहलाने लगा था। खान विला के सभी लोग उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे और उनकी खुशियों के लिए दुआ कर रहे थे। अर्श ने सभी को देखा और उन्हें सलाम किया। ताई अम्मी ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा अंदर आओ। कुछ देर बाद अर्श हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके लिए ढेर सारा अच्छा नाश्ता परोसा गया था, पर अर्श ने बड़े ही अदब से इनकार किया। तो उसके पास बैठी दिलकश ने फुसफुसाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, सबने इतनी मेहनत से बनाया है, ऐसे मना नहीं करो। अर्श ने सिर हिला धीरे से उससे कहा, अगर तुम खाओगी तो ही खाऊंगा। दिलकश ने मुस्कुराते हुए एक बाउल उठाया और शाही टुकड़े का छोटा सा पीस खाया। अर्श ने भी दिलकश के बाउल से ही छोटा सा टुकड़ा खाया। ये देख दिलकश उसे देख मुस्कुरा दी, बदले में अर्श भी उसे देख मुस्कुराया और वो दिलकश के बाल ठीक करने लगा था। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद दिलकश आखिरी बार सबसे मिली और उनके गले लगी। इतने दिन तक सबके साथ रहने पर वो सबके करीब हो गई थी और जब दिलकश ने अपने मिस्टर हल्क को बाय किया तो वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी और सुबक रही थी। इस वक्त वो दोनों अर्श की गाड़ी में थे।
दिलकश पैसेंजर सीट पर बैठी सुबक रही थी। वही अशक गाड़ी चलाते हुए बार बार उसे ही देख रहा था। अशक ने बेहद प्यार से उससे कहा, दिल, हम उनसे मिलने जाते रहेंगे। उसकी बात सुनकर दिल ने सहमति से हाँ में सिर हिलाया और ड्राइविंग सीट पर बैठी कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गई थी। अशक ने अपनी गाड़ी पेंट हाउस के बाहर रोकी और गाड़ी से उतर वो दिलकश को गोद में लेकर पेंट हाउस के अंदर आया। टाइम स्किप। दिलकश ने एक अच्छी नींद लेने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने चेहरे से बाल हटाते हुए उसकी नजरें अशक की फ्लीट हेजल आइज से जा मिली। इस वक्त अशक का चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था और अब अशक सीधे उसकी आंखों में देख रहा था, या कह सकते हैं कि वो दिल को निहार रहा था। आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? दिलकश ने बेहद मासूमियत से उससे पूछा। अशक ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि तुम खरगोश लग रही हो, ये 2 दांत बाहर जो है और ये 2 बड़े बड़े कान। बोलते हुए वो सीधा खड़ा हुआ। ये सुन दिलकश उसे घूरती हुई झट से उठकर बैठी और उसने अपने छोटे हाथ से अशक की बाह पर मारा। अशक ने अपनी आंखें रोल की, तभी दिलकश ने मुंह बनाते हुए कहा, दुल्हन को खाना तो खिला दो। अशक ने कुछ पल उसे देखने के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, ऑर्डर कर दिया है बेबी। बोलकर वो वॉशरूम में शॉवर लेने चला गया था। शॉवर लेते वक्त भी पानी में भीगते हुए अशक यही सोच रहा था कि जब वो दिलकश से दूर था तो इतना बेचैन क्यों था। अशक अपनी आंखें बंद कर इस सब के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, अशक आगे बढ़, तू उससे प्यार करता है बेवकूफ। तभी उसके दिल से आवाज आई, क्यों धड़कता है ये दिल उसके नाम से, उसकी मुस्कान से, क्यों उसकी फिक्र होती है। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और कमर पर टॉवल लपेटकर वो वॉशरूम से बाहर आया, जहां पर उसकी नज़र दिलकश पर पड़ी जो मिरर के सामने खड़ी मिरर सेल्फी खींच रही थी। अशक उसके पीछे आया और उसने दिलकश के हाथ से फ़ोन लिया। दिलकश ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा, तभी अशक उसके थोड़ा और पास आया और उसने दिलकश के साथ अपनी एक मिरर सेल्फी खींच ली। दिलकश ने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ अशक की तरफ मुड़कर जल्दी से कहा, हिटलर, इसको वॉलपेपर सेट करो। अशक ने हाँ बोलकर उस फोटो को अपने फ़ोन में वॉलपेपर पर सेट किया। दिलकश ने फोटो देखी जिसमें वो दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे। दिलकश ने अशक के गाल पर किस किया, तभी डोर बेल बजने की आवाज़ आई, जिसे सुन दिलकश ने कहा, इनु आ गई। कहकर वो जल्दी से नीचे चली गई। अशक सिर हिलाते हुए अपने कपड़े लेकर वापस वॉशरूम में चला गया था। दोपहर का वक्त। इनायत अशक और दिलकश के साथ लंच करने के बाद अपने घर वापस लौट गई थी। इस वक्त अशक और दिलकश एक मूवी देख रहे थे और दिलकश अशक की लैप पर बैठी हुई थी। वह दोनों ही मूवी एंजॉय कर रहे थे, तभी एक सीन आया जिसमें पहले हीरो ने हीरोइन के गाल पर किस किया, फिर उसके होठों पर किस करने लगा। ये देख दिलकश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अशक की तरफ मुड़ी और उसने बेहद मासूमियत से पूछा, हिटलर, आप मुझे लिप किस करोगे? ये सुन अशक ने एकदम से अपनी ड्रिंक पर चोक कर दिया। तभी दिलकश ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर उससे दोबारा पूछा, जवाब दो, ना करोगे या नहीं? और लिप पर किस क्यों करते हैं? अशक ने दिलकश को अपनी लैप से उठाकर सोफे पर बैठाया और कहा, दिल, यही रुकना, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। वही दिलकश उसे जाते देख रही थी। अशक अपने कमरे में आया और उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए अल्फेज को कॉल किया। उसने अल्फेज से पूछा, हाँ अल्फेज, कहाँ है तू? दूसरी तरफ से अल्फेज ने चिढ़ते हुए कहा, मैं आसमान में हूँ और उड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा गुजारा तो होने वाला नहीं ज़मीन पर। अशक ने उससे पूछा, क्यों? क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी कराना चाह रही है और मुझे करनी नहीं है। तू बता, तू कैसे मेरी बकवास सुन रहा है? अल्फेज ने अशक से पूछा। कुछ नहीं, तू बता इनायत कैसी है? अशक ने ऑन कॉल उससे पूछा। दूसरी तरफ से अल्फेज ने कहा, मुझे कैसे होगा पता, होगी कहीं, वैसे मुझे याद आ रही है उसकी। उसकी बात पर अशक ने बस हम किया और कहा, चल बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। अल्फेज ने कुछ पल अपने फ़ोन को घूरा, फिर कहा, यह आदमी पागल है या मुझे समझता है? वैसे मैं तो हूँ ही अकल से तेज। तभी अल्फेज की अम्मी ने वहां आकर गुस्से में कहा, नालायक, अंदर चल। अल्फेज जल्दी से अंदर आया तो उसकी अम्मी ने कहा, दही लेकर आओ। ये सुन अल्फेज दही लेने के लिए फिर से भागते हुए बाहर जाने लगा और उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, या अल्लाह, शादी से मना किया तो इतना गुस्सा करेगी। दूसरी तरफ अशक के इस तरह से जाने पर दिलकश मुंह फुलाकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में आए और मिरर के सामने जाकर वो अपने बाल सुझाने लगी थी। अशक ने उसके कमरे में झांक कर देखा कि गुस्से से दिलकश की नाक लाल हो गई थी। अशक हल्का सा हंसकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और दिलकश के हाथ से हेयर ब्रश लेकर वो उसके बाल सुझाने लगा था। उसने दिलकश के बाल सुलझाते हुए उससे पूछा,
क्यों बाल नोच रही थी अपने। ये सुन दिलकश ने उसे मिरर से देख बुरी तरह से घूरा। कुछ देर बाद आशा ने उसके बालों को बनाते हुए पूछा, अब क्या करने का इरादा है। दिलकश ने उबासी लेकर कहा, सोने का। बोलकर वो आशा की तरफ मुड़ी। हो, आशा ने उसे देखते हुए कहा, एक कुंभकर्ण, कितना सोती। दिलकश ने बेड की तरफ बेड से बढ़ते हुए कहा, मैं इतनी रातों से सोई नहीं हूँ, अब आराम से सोऊंगी। बोलकर वो बेड पर लेट गई थी। आशा उसे नासमझी से देखते हुए बेड के पास आया, फिर उसने अपना सिर झटक कर दिलकश को ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूम लिया और कुछ ही पलों में दिलकश वापस सो गई थी। आशा ने दिलकश के कमरे की लाइट बंद की और उसके कपड़े उठाकर उसने खुद से कहा, तब तक मैं कपड़े धो लेता।